So people, welcome back to my channel and welcome back to another amazing lecture of Indian Partnership Act 1932. Another important chapter and very scoring chapter. इस चैप्टर का वेटेज तुम्हारे एग्जाम्स में अराउंड 20 मार्क्स का है, तो देखो बहुत अच्छा वेटेज है। और ये चैप्टर में बेटा एक चीज बता दूं, ठीक है, कंपनीज और पार्टनरशिप ना बहुत इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सोगा। इंस्टीट्यूट ना जनरली कॉन्ट्रैक्ट और सोगा से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कंपनी से और पार्टनरशिप से एज सच डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन यूजुअली नहीं पूछे जाते। अगर तुम्हारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आप आसानी से उसके क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। तो कंपनीज को और पार्टनरशिप को इग्नोर मत करना, दोनों का मिलके वेटेज 40 मार्क्स का है, बहुत अच्छा वेटेज है। दोनों को सीरियसली करना, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट और सोगा को सीरियसली करते हो ना, उसी तरीके से ये दोनों चैप्टर को भी इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है और यूजुअली ना काफी इजी क्वेश्चन आते हैं ये दोनों चैप्टर से। तो दोनों चैप्टर को सीरियसली करो, हर एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करो। इस वाले लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा यूनिट नंबर 1 में। अपन यूनिट नंबर 1 में सारे टॉपिक को, सारे कंसेप्ट को, पूरी मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं। एक बार अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो, कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखो, तुमको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बारी में तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मॉड्यूल को ओपन कर लेना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको हाईलाइट करते हुए चलो, मीनिंग लिखते हुए चलो, ठीक है। आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, इस चीज की श्योरिटी है अगर कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखा तो, ठीक है। लास्ट तक देखो और कंसंट्रेशन से देखो, एक बार अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो, स्पीड ज्यादा इंक्रीज मत करो, अच्छे से देख के निकालो, आराम से देख के निकालो, ठीक है। So guys and girls, let us start with the amazing lecture of Indian Partnership Act का यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में काफी बेसिक चीजें दी है कि पार्टनरशिप क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है, काफी बेसिक चीजें दी है। लेकिन ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नंबर 1 के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यूनिट नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आर यू गेटिंग? दिस इज अ बेस फॉर यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 को अच्छे से देखना, बहुत ही सिंपल यूनिट है और एक आधा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यहाँ से पूछ सकती है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट किस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछती है, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो भी लगाया है, अपन उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हर एक टॉपिक में से किस टाइप ऑफ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जनरली पूछती है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी एग्जांपल समझो क्या है। सबसे पहली बात तो कि मैम पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है, अपने बुक में फीचर्स तो नहीं दिए, लेकिन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज सच एज कंपेयर टू कंपनी। समझना, ध्यान से समझना, बेसिक क्लैरिटी दे रही हूँ। कंपनी में अपन ने पढ़ा था कि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी रहता। आर यू गेटिंग? याद आ रहा है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी था, मतलब मेंबर्स अलग रहते हैं, कंपनी अलग रहती। अपन ने एग्जाम्पल देखा था कि रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, दैट वॉज सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारे पार्टनर्स और जो फर्म है वो एक ही रहते, वो दोनों अलग अलग नहीं रहते। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द कंपनीज। इसको ध्यान रखना, तुमको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी भी हुआ करती थी, मतलब मेंबर्स को उतना ही पैसा देना पड़ता था जितने वो शेयर्स खरीद रहे। लेकिन बेटा पार्टनरशिप फर्म में रहती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर फ्यूचर में जाके अगर पार्टनरशिप फर्म लॉसेस में जाती है, फर्म के पास पैसा नहीं रहता है और उसको बाहर वालों का पेमेंट करना है, जैसे बैंक वालों का पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, बाहर वालों का बहुत सारा पैसा का पेमेंट करना है, लेकिन फर्म के पास पैसा बचा ही नहीं, तो क्या होगा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है फिर यहाँ पे पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट सेल करना पड़ेगा, और जो भी पैसा बनता है असेट सेल करने के बाद वो पेमेंट करना पड़ेगा, बाहर वालों का पेमेंट करना पड़ेगा और लाइबिलिटी को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब मैम, अगर बाहर वाले की लाइबिलिटी एग्जांपल 50 लाख है, ठीक है, और फर्म के पास पैसा ही नहीं है, तो ये सारे पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट सेल करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है इसके पास कार है, इसको कार सेल करना पड़ेगा, इसके पास गोल्डन ज्वेलरी है, इसको गोल्डन ज्वेलरी सेल करना पड़ेगा। तो सारे पार्टनर्स को अपने पर्सनल असेट भी सेल करना पड़ सकता है, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी जीरो करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती? अनलिमिटेड रहती, मतलब उनसे कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है अगर फर्म के पास पैसा नहीं बचा बाहर वालों का पेमेंट करने के लिए, ठीक है। दिस आर द टू मेन फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्ट। इससे मैं तुमको स्टार्टिंग में बता दिया, अभी समझना आगे की हर चीज को एकदम ध्यान से समझना। तो अपन ने क्या समझा बच्चों? मैम अपन ने समझा कि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती, मतलब पार्टनर से कितना भी पैसा मंगाया जा सकता है। और दूसरी चीज अपन ने समझी कि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती, मतलब पार्टनर और फर्म एक ही रहते। ओके, दिस आर द टू मेन फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अभी आगे की चीज एकदम ध्यान से सुनना। सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 4 एकदम बेसिक बात करता है कि पार्टनर्स कौन रहते हैं, फर्म क्या रहती है, फर्म्स नेम क्या रहता है, हर चीज को ध्यान से समझना। पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सन काम करते अभी फ्यूचर में जाके, ठीक है, फ्यूचर में जाके तुम लोग सीए बन गए। सीए बनने के बाद तुमने क्या किया? खुद की पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, तुम्हारे फ्रेंड्स ने और तुमने मिलकर पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, ठीक है।
आज देखते होगे तुम, यूजुअली तुमने देखा होगा इंडिया में, पता है मोस्टली जो सीएस रहता है ना वो पार्टनरशिप फॉर्म ही ओपन करते हैं। अगर ज्यादा पार्टनर एक साथ आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म ही ओपन करते हैं। तुमने देखा रहेगा ये सीए मोस्टली पार्टनरशिप फॉर्म ही ओपन करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में जाके तुमने पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, ओके। सो सारे पर्सन क्या माने जाते हैं? पार्टनर। ये क्या है? पार्टनर। ये क्या है? पार्टनर। मिलके वो क्या माने जाते हैं? सारे कलेक्टिवली मिलके क्या माने जाते हैं? फर्म माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? फर्म। और जो नेम के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं, एग्जांपल तुम्हारी फर्म का नाम था शर्मा एंड मेहता चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एसोसिएट्स, एग्जांपल। तो ये क्या है? ये फर्म का नाम हो जाएगा। मैम कितना बेसिक था, हमको ये ऑलरेडी पता है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को पता रहेगा, लेकिन यहाँ पे दिया इसलिए मैंने कवर कर लिया। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इंडिविजुअली सबको पार्टनर बोला जाता है, कलेक्टिवली सबको फर्म बोला जाता है, और जो नेम के अंदर वो बिजनेस कर रहे हैं उसको फर्म नेम बोला जाता है, उसको फर्म नेम बोला जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। अब इसकी डेफिनेशन को समझना। इंस्टीट्यूट ने एक बार क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। देखो एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था, डिफाइन पार्टनरशिप, और फिर आगे पूछा था इसके एलिमेंट्स बताओ, इसके एलिमेंट्स बताओ। मतलब डिफाइन पार्टनरशिप ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 से 3 मार्क की इसको अलोकेटेड रहेगा कि डिफाइन पार्टनरशिप हमको बताओ, ओके। तो ध्यान से समझना। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ आते बिजनेस करते, प्रॉफिट कमाते, और जहां पे म्यूचुअल एजेंसी रहती है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर से बताओ क्या था? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते, ठीक है, अग्रीमेंट करते, ठीक है, बिजनेस करते, ठीक है, प्रॉफिट कमाते, ओके, और जहां पे म्यूचुअल एजेंसी रहती उसको अपन पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। मैंने जो जो तुमको अभी वर्ड्स बताए वो क्या है? वो सारे एलिमेंट्स है। अपन सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। म्यूचुअल एजेंसी क्या रहती है, यहाँ पे एसोसिएशन क्या रहता है, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते, बिजनेस करते, पैसा कमाते, अग्रीमेंट बनाते, म्यूचुअल एजेंसी रहती है, इसी को बेटा उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे लिख लो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। लिख के ले लो, आगे अपन समझेंगे, इस वर्ड का प्रॉपर्ली मीनिंग समझेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या एलिमेंट्स है, एकदम ध्यान से हर चीज को सुनना। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म कभी भी एक व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। वहां पे हमेशा मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, 2 पर्सन तो चाहिए। पार्टनरशिप फर्म इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। आगे की चीज समझना। अगेन ओनली अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। जो लॉ की नजर में पर्सन है बस वही पार्टनरशिप फर्म को बना सकता है। जो लॉ की नजर में पर्सन है बस वही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। अपन पर्सन है क्या मैम? अपन तो पर्सन है, वी आर पर्सन। अपन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते? क्या एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? क्या बन सकती है। अपन ने देखा था सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि लॉ की नजर में कंपनी क्या है? कंपनी एक पर्सन है। यहाँ पे बोला गया था सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये सारे फीचर्स है कंपनी के। मतलब लॉ की नजर में कंपनी एक पर्सन है, इसलिए बेटा एक कंपनी दूसरे फर्म में पार्टनर भी बन सकती है। एक कंपनी दूसरे फर्म में पार्टनर भी बन सकती है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन। मैं तुमको अभी स्टार्टिंग में इसलिए बताया था व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने तुमको पहले बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं रहता है पार्टनरशिप फर्म में। मतलब पार्टनरशिप फर्म को लॉ की नजर में अलग पर्सन माना ही नहीं गया है। पार्टनरशिप फर्म को लॉ की नजर में अलग पर्सन माना ही नहीं गया है। इसलिए हमें बोला गया है ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसलिए कंपनी बन सकती है दूसरी पार्टनरशिप फर्म, कोई और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। देखो आगे सेम चीज दी है। Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. वो पार्टनर नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में वो पर्सन है ही नहीं। लेकिन क्या कंपनी है? क्या कंपनी है। तो लिख के ले लो अपने बुक में लिख के ले लो कि कंपनी बन सकती है। इसमें भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है कि कंपनी बन सकती है, लेकिन बच्चों पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। ओके, नेक्स्ट इज अच्छा माइनर मैम, माइनर जो छोटा बच्चा रहता है, जब तक 18 साल का नहीं हुआ,
क्या वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप उसका एडमिशन हो सकता है। बेनिफिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट्स मतलब सिर्फ फायदा, जहां पे फायदा है उसको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर पर्सनल लॉस की बात आ गई तो माइनर को पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। आर यू गेटिंग? बताया था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। लेकिन अगर एक माइनर को फॉर अ बेनिफिट पर्पस अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना दिया, लेकिन वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अपना लॉ बोलता है अगर कोई माइनर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ फॉर अ बेनिफिट पर्पस आएगा, लॉसेस के लिए नहीं आएगा। इसलिए पे लाइन क्या है? मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए वो पार्टनर बन सकता है, नॉट फॉर द लॉसेस। नेक्स्ट इज, अभी मैम हमको ये तो समझ में आ गया कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम कितने चाहिए? तो पार्टनरशिप एक्ट में ये कहीं नहीं बताया, लेकिन अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रह सकते हैं, 50 पार्टनर्स रह सकते हैं। क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बताया अगर 50 पार्टनर्स के ऊपर अगर हो गए ना, हम उसको कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। अच्छा, मतलब कंपनीज एक्ट में बताया अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाएंगे, हम सीधा उसको कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। हाँ, उन्होंने बताया हम सीधा उसको कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? मैक्सिमम लिमिट 50 हो गई। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग रहते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर तुमको पार्टनरशिप फर्म को बनाना है तो बच्चों ऐसी अग्रीमेंट होनी चाहिए, अग्रीमेंट में क्या रहती है? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कैसे करेगी, अच्छा किसी को रेम्युनरेशन देगी क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, सारी चीजें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पे रहते हैं? अग्रीमेंट में रहते हैं। तो हमेशा पार्टनरशिप फर्म कैसे बनती है? वो हमेशा अग्रीमेंट के थ्रू ही बनती है। और एक चीज समझना, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती, इट मे बी ओरल और इन राइटिंग। वो एक्सप्रेस भी हो सकती, वो इम्प्लाइड भी हो सकती। अग्रीमेंट कैसे हो सकती? मतलब पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो ओरली मतलब बातचीत करके भी डिसाइड कर सकते हैं। देखो ये पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बातचीत करके क्या कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रहे हैं। ये भी चलता है। या फिर रिटन अग्रीमेंट अगर बना रहे, वो भी चलता है, दोनों चलता है, दोनों अलाउडेड है। और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसका मतलब समझना, एक्सप्रेस का मतलब क्या है, तुम ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ोगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सप्रेस का मतलब आप लिख लो, एक्सप्रेस का मतलब होता है जब अग्रीमेंट बनाई जाएगी ओरली और इन रिटन, मतलब एक्सप्रेसली बताया जाता है। जब पार्टनर्स बातचीत करके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं या फिर रिटन तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं, उसी को एक्सप्रेस बोलते हैं। अच्छा मैम, एक्सप्रेसली मतलब एक्सप्रेसली डिसाइड करना, जैसे कि बातचीत करके डिसाइड करना या फिर रिटन तरीके से डिसाइड करना, हाँ इसको बोलते हैं एक्सप्रेस अग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो अग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस हो सकती है या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। अब इम्प्लाइड क्या है, या फिर इम्प्लाइड हो सकती है। अब इम्प्लाइड क्या है, मतलब तुमने बातचीत नहीं किया, रिटर्न तरीके से भी नहीं बनाया, फिर भी यहाँ पे अग्रीमेंट बन जाएंगी। कैसे? वहां पे लिख लो, इम्प्लाइड का मतलब होता है थ्रू एक्शन। वहां पे लिख लो थ्रू एक्शन, मतलब तुमने कुछ ऐसी हरकतें किया, तुमने कुछ ऐसे एक्शन लिया जिससे हमको समझ में आ गया कि तुम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो। एग्जाम्पल देखो, इम्प्लाइड अग्रीमेंट का एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, 3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऐसा अग्रीमेंट नहीं बनाया, ऐसे बातचीत करके कुछ टर्म्स डिसाइड नहीं किया, ना ही उन्होंने हर चीज लिख के लिया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी क्या किया, उन तीनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कर रहे, ठीक है, पैसा कमा रहे, और जो भी पैसा आ रहा है ना, प्रॉफिट आ रहा है ना, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मतलब हर चीज आ गई इसमें, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, म्यूचुअल एजेंसी है, हर चीज है, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगी। मतलब तुमने कहीं पे डिसाइड नहीं किया, लेकिन तुम्हारे इम्प्लाइड मतलब तुम्हारे एक्शन से समझ में आ गया, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारी हरकतों से समझ में आ गया कि तुम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। अच्छा मैम, मतलब अगर बातचीत करके अगर टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड किया या फिर लिख के निकाला, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस अग्रीमेंट। या फिर एक्शन से किया, एक्शन से समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चल रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिकली बातचीत नहीं की जाती, रिटर्न तरीके से कुछ नहीं होता है, एक्शन से समझ में आ जाता है कि भाई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चल रहा है, दैट इज इम्प्लाइड अग्रीमेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी यहां से पढ़ो, देखो, It may be observed that partnership must be result of an agreement between 2 or more persons. ठीक है, there must be an agreement entered into by all the partners consent. This element relates to voluntarily contractual nature of partnership. इसका मतलब क्या है मैम? voluntarily मतलब देखो खुद की मर्जी से, यहाँ पे बोला गया है contractual मतलब agreement तो होना चाहिए, voluntarily मतलब खुद की मर्जी से।
मतलब तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में सिग्नेचर करो, अपन अग्रीमेंट करेंगे, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से अगर कोई अग्रीमेंट बना रहा है, कोई पार्टनर बनना चाहता है, उसको प्रॉपर पार्टनरशिप बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है, मैंने मीनिंग बता दिया, और ओरली भी कर सकते हैं डिसाइड, या फिर रिटर्न तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या पता है, ओरली और इन रिटर्न का मतलब क्या है, ये है जो अपन यहाँ पे पढ़ा था एक्सप्रेस। ओरली और रिटर्न का मतलब क्या है, एक्सप्रेस। इसका मतलब ही क्या है, ये है, मतलब बातचीत करके टर्म्स डिसाइड करना, फिर लिख के डिसाइड करना, दैट इज एक्सप्रेस, है ना। और इम्पेड क्या है, लिख लिया ना, आई होप लिख लिया, एक्शन। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म अगर तुमको ओपन करना है ना, तो तुमने बिजनेस कंडक्ट करना चाहिए। बिजनेस करना चाहिए मतलब तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्रॉफिट करना है, तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ओपन कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। मतलब मैम अगर किसी को दान धर्म करना है तो ये पार्टनरशिप फर्म में नहीं आएगा, नहीं। तुमको अगर दान धर्म करना है, सोसाइटी का भला करना है, तुमको सोसाइटी का कुछ भला करना है, मतलब पुअर पीपल को कुछ हेल्प करना है, चैरिटी करना है, तो तुम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। अगर तुमको पैसा कमाना है, अगर तुमको बिजनेस करना है, तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। और बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन पूछती है, देखो यहाँ पे ऐसा बता दिया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं बता दो, और ऐसे सिचुएशन दे दिया। देखो क्या सिचुएशन है समझना, देखो सम इंडिविजुअल फर्म एंड एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट 5000 एनुअली। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक एसोसिएशन फॉर्म किया और वो 5000 एनुअली कंट्रीब्यूट करते। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री। ये क्या है, मतलब उनका इंटेंशन क्या है, उनका इंटेंशन है फ्री में क्लोथ्स प्रोवाइड करना टू द वॉर विडोज। क्या ये पार्टनरशिप मानी जाएगी क्या ये पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी क्या, मैम नहीं। आपने अभी बताया कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ बिजनेस करती है, पैसा कमाती है। ये तो क्या कर रहे हैं, ये तो वॉर विडोज, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको विडोज बोला जाता है। ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको विडोज बोला जाता है। मतलब ये विडोज को क्या कर रहे हैं, फ्री में क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इनका इंटेंशन क्या है, चैरिटी करना, दान धर्म करना, सोसाइटी का भला करना। ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये सोसाइटी का भला कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म में एज अ रजिस्टर हो सकते हैं क्या, नहीं। ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर इनको दान धर्म करना है तो कंपनी ओपन कर सकते हैं, अपने देखा था सेक्शन 8 कंपनी ओपन कर सकते हैं, फिर ट्रस्ट ओपन कर सकते हैं, एनजीओ ओपन कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ओपन नहीं कर सकते। अगर तुमको बिजनेस करना है तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। नाउ यहाँ पे दिया है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है, ध्यान से हर एक चीज को समझना। मैं बहुत ही डिटेल में जा रही हूँ, लेकिन इतने डिटेल में जा रही हूँ, जरूरत है, एक बार अच्छे से इन्वेस्ट करो टाइम और लेक्चर को देख के निकालो, तुमको बार बार चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छे से देखो, कॉन्सेंट्रेशन से देखो। बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों, बिजनेस का मतलब होता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, तीन वर्ड है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब क्या है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। ट्रेड का मतलब क्या होता है, गुड्स खरीदना और बेचना, गुड्स खरीदना और आगे जाके बेचना, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। जो तुम अपने पास किराना स्टोर्स देखते हो, अपने आसपास जो किराना स्टोर्स देखते हो, जो जनरल स्टोर्स देखते हो, व्हाट आर दे आर ट्रेडिंग। जो तुम्हारे घर के आसपास जो किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, क्या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है क्या, नहीं, वो पर्सन खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। उसने कहीं से खरीदा है और वो फिर तुमको सेल करता है, कस्टमर को सेल करता है, मतलब वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। क्या वो बिजनेस है, वो बिजनेस है। तो ट्रेडिंग भी बिजनेस में आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। अपन क्या है बेटा, अपन प्रोफेशनल पर्सन है। तुम सीए कर रहे हो, फ्यूचर में तुम क्या बनने वाले हो, तुम प्रोफेशनल पर्सन बनने वाले हो, और मैं क्या हूं, मैं प्रोफेशन, व्हाई यू गेटिंग। सो वी आर अ प्रोफेशन, सीए, एडवोकेट, सीए में ये क्या है, ये सारे प्रोफेशंस है। तो क्या ये भी बिजनेस में आ जाएगा, आ जाएगा। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बताया, फ्यूचर में जाके सीए बनने के बाद तुम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। क्यों, बिकॉज दिस इज वन काइंड ऑफ बिजनेस। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा एक प्रोफेशन है, इसलिए फ्यूचर में जाके तुम क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कोई भी काम करना जिससे तुम्हारी इनकम हो रही है, जिससे तुम्हारी इनकम जनरेट हो रही है, मतलब एक्टिव बिजनेस करना। लेकिन एक्टिव बिजनेस करना, एग्जांपल केटरिंग का बिजनेस करना, केटरिंग का बिजनेस इज ऑक्यूपेशन। ये प्रोफेशन में नहीं आएगा, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। एग्जांपल कारपेंटिंग का बिजनेस करना, फर्नीचर बनाना, ये क्या है, ये सारी चीजें ऑक्यूपेशन में आ जाएगा। मतलब मैम कोई भी ऐसा बिजनेस करना जिससे पैसा आ रहा है, जिससे इनकम हो रही है, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। मतलब सारी चीजें उसमें आ जाएगी, लेकिन एक्टिव बिजनेस होना चाहिए, एक्टिव बिजनेस होना चाहिए। जब तक बिजनेस नहीं है वो बिजनेस में आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी देखो उन्होंने आगे बोला है एक्विजिशन ऑफ गेन भी होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन क्या है, बिजनेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक्विजिशन ऑफ गेन भी होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट्स कमाना चाहिए। अगर तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट्स कमाने का है तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंटेंशन धर्म करने का है, दान धर्म करने का है, चैरिटी करने का है, तो बच्चों पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर नहीं हो सकते, फॉर्म नहीं हो सकते। which leads to the formation of partnership, therefore there can be no partnership whether there is no intention to carry on the business to share the profit। जहां पे तुम्हारा इंटेंशन पैसा कमाने का नहीं है, तुम पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर नहीं हो सकते, फॉर्म नहीं हो सकते। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया देखो,
नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब में बी फ्लोटेड इन अ पार्टनरशिप। ये खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती। क्यों? तुमको दान धर्म करना है तो कंपनी ओपन करो, एनजीओ ओपन करो, ट्रस्ट ओपन करो, पार्टनरशिप फर्म तुम ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, मैं जो हर एक एलिमेंट्स बता रही हूँ उसको अच्छे से लर्न करते हुए चलो, ठीक है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे बोला गया है कि पार्टनरशिप फर्म में हमेशा हर एक पार्टनर के साथ शेयर किया जाता है प्रॉफिट्स, शेयर किया जाता है प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप फर्म की इनकम क्या है? प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स है। तो हर एक पार्टनर के साथ शेयर किया जाएगा। अगर हर एक पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो ही हम उनको पार्टनर मानेंगे, तो ही पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। समझना, एकदम ध्यान से समझना। अब ये पार्टनरशिप फर्म थी, ठीक है, ये पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनर 25% प्रॉफिट ले रहा है, ये 25%, ये 25%, ये 25%। क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? हाँ, क्योंकि हर एक पार्टनर को यहाँ पे प्रॉफिट्स मिल रहा है। सो दिस इज पार्टनरशिप फर्म, दिस इज पार्टनरशिप फर्म। मैम अगर इसको सिर्फ 2% मिल रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पार्टनरशिप फर्म है। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रही है, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। अभी दूसरा एग्जांपल समझना। अगर पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ अगर पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ ये वाले पार्टनर प्रॉफिट ले रहा है, सिर्फ ये वाला पार्टनर प्रॉफिट ले रहा है, बाकी इन सबको फिक्स सैलरी दे रहा है 50,000 50,000 50,000, और पूरा प्रॉफिट ये ले रहा है और इन सबको सैलरी दे रहा है, फिर क्या होगा? देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये पूरा प्रॉफिट ले रहा है, इनको 50,000 50,000 50,000 दे रहा है। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो रही है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना जरूरी है। यहाँ पे अगर पूरा प्रॉफिट ये ले रहा है तो बच्चों दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में सबको प्रॉफिट मिला जाता है। अभी मैम क्या हुआ? ये तीनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये तीनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इसको फिक्स सैलरी दी जा रही है, फिर क्या होगा? फिर ये तीनों पार्टनर माने जाएंगे और इन तीनों की फर्म मानी जाएगी। ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं माना जाएगा। जिसके साथ प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं माना जाता है। दैट्स इट। जिसके साथ प्रॉफिट नहीं शेयर हो रहा है वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं माना जाता है। इसका मतलब मैम सारे पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, तो ही वो एक पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। यस, ये कंडीशन क्या लॉसेस के लिए है? लॉसेस के लिए नहीं, अपन आगे पढ़ने वाले, पहले ये समझो, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ प्रॉफिट्स। अगर एक पार्टनर को पूरा पैसा मिल रहा है दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर मस्ट अग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। हाँ, इन एनी मैनर दे चूज मतलब अपने हिसाब से वो रेशो डिसाइड कर सकते हैं। ये बोलेगा कि मुझे 30% चाहिए, इसको 30% मिल जाएगा, इसको 10% मिलेगा, तो अपने हिसाब से रेशो चेंज हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लॉ बोलता है अपने हिसाब से रेशो डिसाइड करो, लेकिन हर एक पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। But an agreement to share losses, but an agreement to share losses is not a essential element। यहाँ पे losses की बात नहीं चल रही है, सिर्फ प्रॉफिट की बात चल रही है। मतलब मैम इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ये है क्या? अगर एक पार्टनर पूरा लॉस ले रहा है, अगर एक पार्टनर को पूरा लॉस बियर करना पड़ रहा है, तो भी वो पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी? मानी जाएगी। जो ये कंडीशन है ना वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पे है कि सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ पार्टनरशिप फर्म ने ये डिसाइड किया कि पूरा जो भी लॉस है ना बस यही पार्टनर बियर करेगा, पूरा लॉस बस यही पार्टनर बियर करेगा, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म है? तो भी ये पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी। जो कंडीशन है वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है। इससे डेफिनेशन में क्या है, इससे हेडिंग में क्या है? सिर्फ प्रॉफिट्स आया है, सिर्फ प्रॉफिट्स आया है। क्योंकि बच्चों जो कंडीशन है वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है कि प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, लॉसेस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मतलब अगर एक बंदे ने, एक पर्सन ने भी पूरा लॉस बियर करा तो भी उसको पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, मैं बता रही हूँ ना, मैं हर एक चीज को कवर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है? Co-owners who share among themselves the rent derived from a piece of land are not partners because there does not exist any business। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंस्टीट्यूट जनरली क्वेश्चन पूछती है, ध्यान से सुनना। कोनर्स मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ प्रॉपर्टी को ओन करते उसको कोनर्स बोला जाता है। मतलब बहुत सारे ओनर्स इज अ कोनर्स, बहुत सारे ओनर्स इज अ कोनर्स। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, कोनर्स हु शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट, इसका मतलब क्या है देखो, अभी एग्जांपल समझो, ठीक है। अभी ये दोनों फ्रेंड्स थे, ये क्या करते थे, ये जमीन को ओन करते थे, जॉइंटली ओन करते थे, मतलब दोनों ने मिलकर खरीदा था तो ओनरशिप दोनों की थी, ठीक है। इसका 50% का राइट था, इसका 50% का राइट था, तो दोनों क्या करते थे, जॉइंटली यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को ओन करते थे। मतलब ये क्या हो गया बच्चों, मैम ये को ओनर्स हो गए क्योंकि जॉइंटली प्रॉपर्टी को ओन कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जमीन रेंट पे दिया, रेंट मतलब किराए पे देना। इन्होंने जमीन रेंट पे दिया एक पर्सन को, ठीक है। इसके पास से इनको आता है एग्जाम्पल 1 लाख का रेंट आता है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 50% रेंट ये लेता है, 50% रेंट ये लेता है। अब मुझे बताओ क्या ये पार्टनरशिप फर्म है क्या ये पार्टनरशिप फर्म है क्या? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो देखो हो रहा है ना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है। 1 लाख का इसने रेंट दिया, 50,000 ये लेने वाला है, 50,000 ये लेने वाला है। क्या ये पार्टनरशिप फर्म है क्या?
नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं है। क्यों? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बच्चों पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए। ये बिजनेस लग रहा है क्या? व्हाट इज बिजनेस? व्हाट इज बिजनेस? मैंने तुमको बताया था बिजनेस इज ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ना ही इस केस में कोई वो प्रोफेशन है, ना ही यहाँ पे ऑक्यूपेशन चल रहा है, ना ही यहाँ पे कोई ट्रेडिंग है। देर इज नो ट्रेडिंग, देर इज नो ऑक्यूपेशन एंड देर इज नो प्रोफेशन इन दिस केस। यहाँ पे कोई एक्टिवली बिजनेस नहीं चल रहा है, बस एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था, एक पैसिव इनकम है, कहीं पैसिव इनकम, एक्टिव बिजनेस नहीं चल रहा है। एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था, वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया, बस पैसा आ रहा है, एक्टिवली कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। तो इस केस में अगर बिजनेस ही नहीं है बच्चों, तो पार्टनरशिप फर्म कैसे मानी जाएगी? सेम चीज यहाँ पे दी है, सेम चीज यहाँ पे दी है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। अगर इस केस में बिजनेस ही नहीं है तो ये पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हमने तो देखा था कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो ही तुम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो, और इस केस में तो बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। कुछ नहीं था उसमें, अपन हर एक पॉइंट को कवर कर दिया, ठीक है, अच्छे से हर एक पॉइंट अपना कवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इस लाइन का मतलब है, अपने बुक में लिख लो, अपने बुक में लिख लो, इस लाइन का मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, और वी कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अगर जो भी बिजनेस में अगर म्यूचुअल एजेंसी हो रही है, इसका मतलब अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पे क्या दिया है? इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल। लिख लो अपने बुक में, कार्डिनल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। Now let us understand what do you mean by mutual agency। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? मतलब अगर एक पार्टनर कोई हरकतें करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कुछ भी करता है, तो सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाती है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक पार्टनर कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी हरकतें करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए, तो सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाएगी। मैम इसका मतलब क्या है? एक दिन पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं था, बस ये वाला पार्टनर अवेलेबल था, बस ये वाला पार्टनर अवेलेबल था, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में ना रॉ मटेरियल की कमी हो गई, रॉ मटेरियल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, और पैसा भी नहीं था, कैश भी नहीं था। तो ये पार्टनर ने क्या किया? ऑन अर्जेंट बेसिस उसने बैंक से लोन ले लिया, 5 लाख रुपीज का, फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल, फॉर द बिजनेस। इसने 5 लाख का लोन लिया बैंक से। जब अभी रीपेमेंट की बारी आएगी, क्या ये बाकी के पार्टनर ऐसा बोल सकते हैं हमने थोड़ी ना लोन लिया था? वो बैंक वालों को ऐसा बोल सकते हैं कि हमने थोड़ी ना लोन लिया था, तुमसे लोन ये वाले पार्टनर ने लिया था तो उससे ही पेमेंट मांगो? क्या ऐसे बाकी के पार्टनर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म इज अ म्यूचुअल एजेंसी। अगर कोई पार्टनर कोई हरकतें करता है, कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है बिजनेस के लिए, तो सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाते। यहाँ पे इस पार्टनर ने 5 लाख का लोन लिया था, बिजनेस के लिए लिया था, तो सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर कोई पार्टनर एक हरकतें करता है बिजनेस के लिए, सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। कोई भी चीज हो सकती है, एग्जांपल इसने लोन दिया है, कुछ चीजें परचेज किया है, किसी को गारंटी दिया है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बिजनेस के लिए है तो सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ओके, देखो, the business must be carried on by all or any one of them acting for all. This is a cardinal मतलब important principle of partnership law. In other words, there should be binding contract of mutual agency between the partners. Binding मतलब सबकी जिम्मेदारी आने चाहिए, सब बाइंड होना चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे क्या रहता है? ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। सारे पार्टनर्स क्या रहते हैं? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट रहते हैं। इसका मतलब समझना। जब ये पार्टनर लोन ले रहा है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो जो एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम पे वो क्या है? एजेंट है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम कर रहा है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज द एजेंट एंड ऑल द अदर पार्टनर्स आर प्रिंसिपल। इसलिए भी बोला गया है कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी रहता है, एजेंट भी रहता है। मतलब अगर कोई पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस पीरियड के लिए वो वहां पे एजेंट बन जाता है, और बाकी के सारे पार्टनर्स यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाते। दिस इज द लॉ। मैम अगर ठीक है, ये लोन का ट्रांजेक्शन हो गया, अब इसने क्या किया? इसने ना यहाँ पे क्या किया? गारंटी दिया। उसने ना दूसरी कंपनी को, दूसरी फर्म को अपने बिजनेस के लिए गारंटी दिया। मतलब क्या कर रहा है? अब ये ट्रांजेक्शन कर रहा है।
जब ये ट्रांजेक्शन करेगा ना तो वो एजेंट बन जाएगा और बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल बन जाएंगे। इसलिए पे बोला गया है एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच पार्टनर मतलब हर एक पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर कोई भी एक्शन करता है उस टाइम पे वो एजेंट बन जाता है, बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल बन जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया। He is the agent insofar as he can bind the other partners by his act and is the principal to the extent that he is bound by the act of other partners। ठीक है, वो एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल रहते हैं। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है अपन आगे पढ़ने वाला है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बता रही हूं कि म्यूचुअल एजेंसी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टनरशिप का। अगर बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी है मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है ही। अगर बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। इसलिए बोला गया है इट मे बी नोटेड दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी रेदर देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये बताना चाह रहे कि म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना म्यूचुअल एजेंसी है। If the element of mutual agency is absent, then there will be no partnership। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी होना क्या है बच्चों, जरूरी है। ठीक है, अब इस केस लॉ को समझना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, मैं तो बताती हूँ। केडी कामत एंड कंपनी क्या है, देखो यहाँ पे अभी देखो जो केडी कामत था ना उसका पूरा कंट्रोल था बिजनेस के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या लाइन है, ओनली वन पार्टनर कैन ऑपरेट दी बैंक अकाउंट्स और बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यहाँ पे जो केडी कामत था ना उसके पास राइट था सारे डिसीजन लेने का, बैंक अकाउंट को वो ऑपरेट करता था, सारी चीजें वो हैंडल करता था। तो ये केस कोर्ट में जाता है पहचानने के लिए कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म है क्या। अगर सारे पार्टनर्स है, बहुत सारे पार्टनर्स है तो सबके पास राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन के पास राइट है, बैंक अकाउंट वही हैंडल कर रहा है, सारे डिसीजन वही ले रहा है, तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म हुई कि नहीं हुई। अगर एक पर्सन के पास पूरा कंट्रोल है बिजनेस का तो यहाँ पे जज साहब ने क्या बोला, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अगर तुमको पहचानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है तो दो चीजों को चेक करो। सबसे पहले म्यूचुअल एजेंसी है क्या और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है क्या। तो यहाँ पे क्या देखो, प्रॉफिट्स है क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है क्या, या फिर द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी है क्या वो चेक करो और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है क्या वो चेक करो। तो हाँ यहाँ पे हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है कि ये पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था लेकिन जो बाकी के पार्टनर्स है ना उनको भी प्रॉफिट मिल रहा था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा था। और दूसरी चीज ना यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी भी थी, मतलब जो केडी कामत जो भी डिसीजन ले रहा था सबकी जिम्मेदारी आ जाती थी, मतलब वहां पे म्यूचुअल एजेंसी भी थी और वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हो रहा था। तो अपने लॉ ने माना, अपने कानून ने माना, देन दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक पर्सन पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तुम बस चीजों को चेक करो, क्या वहां पे म्यूचुअल एजेंसी है क्या वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स है क्या। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, अगर म्यूचुअल एजेंसी है, इसका मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है। तो यहाँ पे ऐसा माना गया केडी कामत एंड कंपनी में हालांकि कंट्रोल पूरे बिजनेस का एक पर्सन के पास था लेकिन वहां पे म्यूचुअल एजेंसी था, और वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हो रहा था, इस वजह से इसको पार्टनरशिप फर्म माना गया। तो ये केस लॉ से अपने को ये समझ में आया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस को कौन कंट्रोल कर रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि क्या म्यूचुअल एजेंसी है क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है क्या। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक क्लैरिटी वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का सेम मीनिंग है। अगर तुमको जानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है तो इसकी टेस्टिंग करो। टेस्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो अग्रीमेंट चेक करो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देखो, म्यूचुअल एजेंसी देखो। अगर तुमको जानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है तो उसकी टेस्टिंग करो। टेस्टिंग कैसे करोगे, अग्रीमेंट है क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है क्या, म्यूचुअल एजेंसी है क्या, दिस इज द टेस्टिंग। सेक्शन 6 क्या बात करता है, देखो इन डिटरमिनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म और वेदर पर्सन इज और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, रिगार्ड शैल हैव टू बी रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं, अगर तुमको पहचानना है कि ग्रुप ऑफ पर्सन पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, क्या ये पार्टनर है कि नहीं है, तो रियल रिलेशन देखो पार्टीज के बीच में, ये सारी टेस्टिंग करके निकालो। तुमको लग रहा होगा ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैम ने फिर भी हमको क्यों रीड करवाया, तो देखो ऐसे सेम लाइन इंस्टीट्यूट ने पूछा था 4 मार्क्स के लिए, ऐसा बता दिया वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन, देखो यहाँ पे क्या है वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन, देखो ये जो है ना मैंने इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पूछा है ना मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है, मैंने खुद की मर्जी से बेटा वो डाला नहीं है, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स के लिए, आरटीपी एमटीपी मैंने वहां से उठाया ये क्वेश्चन। देखो इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज नॉट अ फर्म, देखो वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट अ फर्म, तो उन्होंने क्या किया ये लाइन को कॉपी कर दिया और तुमको एक क्वेश्चन पूछ लिया 4 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स के लिए तुमको इसका आंसर कैसे लिखना है, तुमको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के तीनों पॉइंट्स लिख के आने हैं। फर्स्ट इज अग्रीमेंट वाला पॉइंट, नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड द लास्ट वन इज म्यूचुअल एजेंसी, ये 3 पॉइंट लिख के आना है और ये 3 पॉइंट इंस्टीट्यूट ने पूछा था 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा था। तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनना, अपन ने जो पढ़ लिया ना वही है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, अपन ने जो पढ़ा था वही है।
नथिंग डिफरेंट. ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर शुड बी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बच्चों, देखो यहाँ पे पढ़ा था अग्रीमेंट. अग्रीमेंट, एक पार्टनरशिप फॉर्म में अग्रीमेंट होना चाहिए. अपन ने यहाँ पे पढ़ा था जो अग्रीमेंट रहती है वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटर्न भी हो सकती है, वो एक्सप्रेस भी रह सकती है, वो इम्प्लाइड भी रह सकती है. पढ़ा था ना. सेम चीज यहाँ पे दिया देखो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमेशा अग्रीमेंट होनी चाहिए. पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस. स्टेटस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फैमिली रिलेशन, मतलब बाय बर्थ कोई पार्टनर नहीं बन जाता, बिकॉज ऑफ फैमिली रिलेशन कोई पार्टनर नहीं बन जाता. तो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होती है, हमेशा अग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट होती है, बाय स्टेटस हो ही नहीं सकता, मतलब बाय फैमिली रिलेशन हो ही नहीं सकता. अब एक फादर थे, वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे. ठीक है, क्या होता है आगे जाके फादर की डेथ हो जाती है. अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर ये फादर एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे, अगर आगे जाके इनकी डेथ हो जाती है तो क्या ऑटोमेटिकली इनका बेटा उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नॉट बाय स्टेटस, मतलब बिकॉज ऑफ फैमिली रिलेशन, बिकॉज ऑफ बर्थ कोई भी ऐसे पार्टनर नहीं बन सकता. अगर इनके बेटे को अगर पार्टनर बनना है कोई पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसको बच्चों अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब बाकी पार्टनर के साथ अग्री करना पड़ेगा, अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ही वो पार्टनर बन सकता है. फादर की डेथ के बाद कोई बेटा सीधा वहां पे पार्टनर नहीं बन जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्टेटस, इट इज फॉर्म्ड बाय अग्रीमेंट. सेम चीज यहाँ पे दी है. यहाँ पे देखो एचयूएफ तूने सुना होगा, एचयूएफ दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही कोई मेंबर का बर्थ होता है वो सीधा फैमिली में मेंबर बन जाता है, बिजनेस में मेंबर बन जाता है. दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सेम चीज पे बोला देखो उन्होंने, द मेंबर्स ऑफ HUF कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच और अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. कोई हस्बैंड एंड वाइफ साथ में बिजनेस कर रहे तो ऑटोमेटिकली वो भी पार्टनर नहीं बन जाते, दे आर नॉट अ पार्टनर. अगर साथ में बिजनेस कर रहे बिकॉज ऑफ द फैमिली रिलेशन, दे आर नॉट ऑटोमेटिकली पार्टनर. अगर उनको साथ में बिजनेस करना है तो पहले अग्रीमेंट बनाओ. क्या तुमने अग्रीमेंट बनाया? क्या अगर अग्रीमेंट बना रहे हो तो पार्टनरशिप माना जाएगा. कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज सच आर नॉट अ पार्टनर्स, वो सीधा पार्टनर नहीं बन जाएंगे. तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो जो HUF का बिजनेस करते हैं वो क्या होता है, जैसे ही बर्थ होता है कोई पर्सन का वो मेंबर बन जाता है फैमिली में, तो उसने अग्रीमेंट नहीं बनाया यहाँ पे. और इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ अगर साथ में बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली रिलेशन. उन्होंने अग्रीमेंट नहीं बनाया मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है, उन्होंने अग्रीमेंट बनाया तो पार्टनरशिप बन जाएगा. तो ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं होती है, अगर अग्रीमेंट बना रहे हो तो पार्टनरशिप बनेगा, तो नहीं बनेगा. इनका बस एक ही फोकस है, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट नॉट बाय स्टेटस. ओके, बहुत सिंपल सा पॉइंट था. नेक्स्ट पॉइंट इज देखो, अपन ने ऊपर पढ़ा था मैम, आपने पढ़ाया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है. अगर बिजनेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है तो ही वो पार्टनरशिप फर्म मानी जाएंगी. आपने ऊपर पढ़ाया था एलिमेंट्स में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, यहाँ पे सेम चीज थोड़ा सा उन्होंने आगे डिफाइन किया कि देखो हमने तुमको बताया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बता रहे बट इट इज ओनली अ प्राइमा फेसी एविडेंस एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस इन दैट रिगार्ड्स. प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो प्राइमा फेसी एविडेंस से मतलब ना इंपॉर्टेंट है, मतलब ना जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तुम सोच सकते हैं हाँ यार अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, लेकिन नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब वो फाइनल एविडेंस नहीं है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है. मतलब जहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है तुम सीधा ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये पार्टनरशिप फॉर्म है. लॉ बोलता है वो फर्स्ट स्टेप है, फाइनल कंक्लूजन नहीं है. जहां पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है तुम सीधा ऐसा नहीं बोल सकते कि पार्टनरशिप फॉर्म है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बस एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है लेकिन फाइनल एविडेंस नहीं है. मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि जहां पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है वहां पे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रहती हर एक केस में? क्योंकि बेटा यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे अपने को केसेस बताए कि यही केसेस में ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रही है फिर भी पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है. तो ये चारों केसेस को अपन अभी अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, ध्यान से सुनना. ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूनिट नंबर 1 से. ठीक है, देखो ये 4 केसेस में भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं. थोड़ी इंटरेस्टिंग कैसे, ध्यान से सुनना. देखो एकदम ध्यान से सुनना. फर्स्ट केसेस by a lender of money to person engaged or about to engage in any business. by a lender of money lender of money मतलब जो लोन देता है उसको बोलते हैं lender of money. अभी एग्जांपल समझना, ठीक है, एग्जांपल समझना. अभी देखो एक पार्टनरशिप फर्म रहती है, उसमें 2 पार्टनर्स रहते हैं. ठीक है, 2 पार्टनर्स रहते हैं. ये न्यूली अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, इनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है दोनों पार्टनर्स को, लेकिन इनके पास ना पैसा नहीं रहता, एज सच कैपिटल नहीं रहता. तो ये क्या करते, उनका एक फ्रेंड रहता, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता, ये वाला. ठीक है, तो दोनों पार्टनर इसके पास जाते पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए. ठीक है, सो ही इज अ लेंडर ऑफ मनी. तो 2 पार्टनर्स जाते हैं लेंडर ऑफ मनी के पास लोन लेने के लिए. वो बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि फ्रेंड
हम दोनों को ना बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे पास इतना कैपिटल नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो क्या तुम हमको 15 लाख रुपीस प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ लोन हम तुमको वापस पेमेंट कर देंगे, विद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, मतलब ब्याज के साथ पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे इनका दोस्त बोलता है, इनका फ्रेंड बोलता है, ठीक है मैं तुमको 15 लाख रुपीस का लोन दे दूंगा, मैं तुमको 15 लाख रुपीस का लोन दे दूंगा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे उसके बदले तुम्हारा 10% ऑफ प्रॉफिट चाहिए। देखो कितना चालाक वाला फ्रेंड है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मैं तुमको लोन तो दे दूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे दो तुम तुम्हारा 10% ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बाय लेंडर ऑफ मनी। यहाँ पे उनका दोस्त क्या है, मनी दे रहा है, मतलब ही इज अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मैम यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो भी इन्होंने पैसा कमाया ना उसका 10% उनको अपने फ्रेंड को देना पड़ेगा। यहाँ पे भी बच्चों शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ क्या ये पार्टनरशिप फर्म लग रही है क्या ये भी तुमको पार्टनर दिख के आ रहा है क्या? नहीं मैम, पार्टनरशिप फर्म तो नहीं है, उसने बस उनको हेल्प किया, उसके बदले वो अपना शेयर ले रहा है, प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है। यहाँ पे हमको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो पार्टनर है। यहाँ पे तो उसने बस पैसा दिया, वो बस प्रॉफिट ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पार्टनर नहीं है वो। अपना लॉ वही बोल रहा है कि देखो हर केस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनर थोड़ी ना है फर्म का, पार्टनर तो बस ये दोनों है, हालांकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। तो बच्चों ऐसे कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो होती है, लेकिन देख के समझ में आता है कि यार ये पार्टनर तो नहीं है, ये थोड़ी ना बिजनेस में ध्यान दे रहा है, थोड़ी ना बिजनेस में आ रहा है, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो सिर्फ अपना प्रॉफिट का शेयर चाहिए। आर यू गेटिंग? क्यों? क्योंकि उसने पैसा दिया है, अगर वो कैपिटल देगा तो बदले में कुछ तो लेगा, अगर कैपिटल देगा तो बदले में कुछ तो लेगा, उसको बदले में प्रॉफिट चाहिए। बाय सर्वेंट और एजेंट एज अ रेम्युनरेशन, बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय रेम्युनरेशन? सैलरी क्या रहती है? सैलरी मतलब अगर सर्वेंट को या फिर एजेंट को सैलरी का पेमेंट दिया जाता है एज अ प्रॉफिट, तो उस केस में भी वो पार्टनर नहीं माना जाता। एग्जांपल समझना। अभी पार्टनरशिप फर्म थी, वहां पे ना 3 से 4 पार्टनर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक मैनेजर को अपॉइंट किया, क्या संभालने के लिए? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया। वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, इसको 50,000 रुपीज की सैलरी देते थे, मंथली 50,000 रुपीज की इसको सैलरी देते थे। उन्होंने देखा कि अरे मैनेजर ने इतने अच्छे से काम किया कि 6 महीने में बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, बिकॉज उसके एडवर्टाइजमेंट की वजह से, उसके मार्केटिंग स्किल्स की वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। फिर सारे पार्टनर क्या सोचते, 3-4 पार्टनर मिलकर क्या सोचते कि अपन क्या करेंगे ना, इस मैनेजर को क्या करेंगे, 5%, उसने उसके साथ अग्रीमेंट बनाया कि हम क्या करेंगे, तुमको 5% ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देंगे, मतलब जो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 5% प्रॉफिट तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। क्यों? उसको मोटिवेट करने के लिए कि यार ये बंदा बहुत होशियार है, बहुत सुपर बंदा है, इसका मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है, अगर अपन इसको और मोटिवेट किया ना, प्रॉफिट दिया ना, ये और अच्छा काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे पार्टनर ने इसके साथ अग्रीमेंट बना दिया कि हम तुझे क्या करेंगे, हम तुझे 5% ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट देंगे, ताकि वो मोटिवेट हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है, सारे पार्टनर मिलकर क्या कर रहे हैं, इसके साथ ना 5% ऑफ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रही है, लेकिन क्या ये पार्टनर बन गया क्या? नहीं, ही इज नॉट अ पार्टनर। उसको सिर्फ मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, बट ही इज द मैनेजर ओनली। वो मैनेजर है बिजनेस का, वो एम्प्लॉय है बिजनेस का, काम कर रहा है, वो पार्टनर नहीं है। वही तो अपना लॉ बोल रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, बट ही इज नॉट अ पार्टनर एंड दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आया क्या? This was a second case, okay? By a widow or a child of a deceased partner as annuity. By a widow मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको विडो बोलते हैं, और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज मतलब जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको डिसीज बोलते हैं। बच्चों जो पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको डिसीज बोला जाता है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको विडो बोला जाता है। तो समझना, एन्युटी मतलब फिक्स पेमेंट जो हर साल किया जाता है, एन्युटी मतलब फिक्स पेमेंट जो हर साल किया जाता है। जो भी मैं मीनिंग बता रही हूँ ना यार, लिख के ले लो, वीडियो को पॉज करो और लिख के ले लो, तुमको आगे काम आएगी, ठीक है? क्या होगा, एक बार वीडियो को देखोगे ना, 1 महीने बाद हर चीज भूल जाते हैं, नहीं याद रहती, इसलिए ना हर चीज लिख के ले लो कि बाद में तुम कभी बुक ओपन करोगे तुमको मीनिंग देख के समझ में आएगा, अच्छा ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, हमको याद आ गया। वैसा तो वीडियो क्या रहता है, जिसका हस्बैंड नहीं रहता इस दुनिया में उसको वीडियो बोलते हैं। डिसीज मतलब जो पार्टनर की डेथ हो जाती है। एन्युटी मतलब फिक्स पेमेंट जो हर साल दिया जाता है। इसका मतलब समझना, देखो ये केस का मतलब समझना। देखो अभी ना पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर्स थे, देखो एक ये पार्टनर है, दूसरा ये पार्टनर है, तीसरा ये पार्टनर है, ठीक है? तीसरा ये पार्टनर है। अभी तीसरा पार्टनर, ये पार्टनर एक दिन रास्ते से जा रहा था, ठीक है? रास्ते से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है? वो चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गया, वो इस दुनिया में नहीं है।
तो बाकी के दोनों पार्टनर सोचते कि यार हमारा जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई ना, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेहनती था, बहुत अच्छे से काम करता था, उसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हुआ था। सो एज अ ग्रेटफुलनेस अपन ने क्या करना चाहिए, उसकी वाइफ को और उसके बेटे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा अपन क्या करेंगे, एज अ एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है बच्चों, मैम एन्युटी का मतलब आपने बताया था फिक्स पेमेंट जो हर साल किया जाता है। तो यहाँ पे बाकी के पार्टनर्स ने सोचा कि जो हमारे पार्टनर की डेथ हो गई ना, उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने सोचा हर साल अपन क्या करेंगे, 10% ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे वाइफ को और बच्चे को देंगे। मतलब क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से 10% उसको दे रहे, उसकी वाइफ को दे रहे, और यहाँ पे उसके बच्चे को दे रहे, मतलब 10% प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। लेकिन बच्चों क्या तुमको देख के लग रहा है ये सीधा पार्टनर बन जाएगी क्या? नहीं नहीं, वो बस एन्युटी का पेमेंट कर रहे, एनुअली कुछ पेमेंट कर रहे। सो दिस वाइफ एंड चाइल्ड इज नॉट अ पार्टनर। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है, बट बच्चों ये पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप हम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय प्रीवियस ओनर और अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। लिख लो वहां पे, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और शेयर देयर ऑफ does not of itself make the receiver a partner with a person carrying on the business। इसका मतलब क्या है मैम? हमको समझ में नहीं आया तो समझना, इसका भी एग्जांपल समझना, इसका एग्जांपल समझना लास्ट वाले किसका। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे, गुडविल एक वर्ड पढ़ा, पता है गुडविल क्या रहता? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अभी देखो ये तीन पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, इनके स्वीट्स की शॉप थी और ना एक सिटी में बहुत फेमस शॉप थी इनकी। इन तीनों का बिजनेस बहुत आगे था, बहुत हाई लेवल पे था, बहुत बिजनेस चलता था इनका। इन्होंने बहुत रेपुटेशन बिल्ड किया था ओवर द ईयर, 10-15 साल से इनका बिजनेस चल रहा था। ठीक है, ये तीन पार्टनर थे पार्टनरशिप फर्म में। एक दिन वो सोचते उनको ना सिटी चेंज करना रहता, तो वो सोचते कि यार हम ये सिटी से जाना चाहते, तो बिजनेस सेल करना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे न्यू पार्टनर को अपना बिजनेस सेल कर दिया, क्योंकि उनको सिटी छोड़ना रहता। ये न्यू पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है। अभी क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैश का पेमेंट इनसे ले लिया, जो भी बिजनेस का पेमेंट था पूरा ले लिया। अब आती है गुडविल की बारी, अब आती है रेपुटेशन की बारी। रेपुटेशन देखो, इन्होंने इतने साल से बिजनेस बिल्डअप किया है, आज इनको कुछ भी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा। कस्टमर खुद आएंगे, क्योंकि नाम है बिजनेस का, कस्टमर खुद आएंगे, प्रोडक्ट और गुड्स खरीदेंगे, मतलब इनको जीरो से कुछ भी स्टार्ट नहीं करना पड़ा। इसको बोलते गुडविल, इसको बोलते बिजनेस की रेपुटेशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे ओल्ड वाले पार्टनर ने क्या बोला कि हमको तुमसे गुडविल का पेमेंट नहीं चाहिए, मतलब कैश में पेमेंट आज नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको गुडविल का पेमेंट कैसे चाहिए, तुम क्या करोगे, जो भी तुम प्रॉफिट कमाओगे ना, उसका उसका 15% प्रॉफिट हमसे शेयर करोगे। ये हमारी गुडविल की अमाउंट रहेगी अगले 3 साल के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे गुडविल का तुरंत कैश नहीं लिया, कैश का पेमेंट नहीं लिया। इन्होंने अग्रीमेंट बनाया कि तुम क्या करोगे, अगले 3 साल के लिए जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका 15% पेमेंट हमको दोगे। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी पार्टनर कमाएंगे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करेंगे 15% ओल्ड वाले पार्टनर के साथ। लेकिन बच्चों, क्या ये ओल्ड वाले पार्टनर है क्या आज फर्म के? नहीं, आज ये पार्टनर नहीं है, ये पांचों मिलके पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बस इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। ये तो बस गुडविल का पेमेंट करने वाले हैं पुराने वाले पार्टनर को। दे आर नॉट अ पार्टनर। इसको बोलते हैं गुडविल का पेमेंट करना। एंड फॉर अ कंसिडरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है गुडविल का पेमेंट करने के लिए, तो इस केस में भी पार्टनर्स नहीं रहते, पार्टनरशिप हम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सेम चीज बोल रहे हैं, बाय अ प्रीवियस ओनर, मतलब पुराने वाले ओनर, और अ पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज अ कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुडविल। अगर वो गुडविल का पेमेंट लेंगे एज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो पार्टनर नहीं बनेंगे। डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर, उनको पार्टनर नहीं माना जाएगा। पुराने वाले ये जो है ना, पुराने वाले पार्टनर नहीं माने जाएंगे, वो बिजनेस छोड़ के चले गए, हो गया, उनका कुछ भी काम नहीं है। वो बस क्या करने वाले हैं, अगले 3 साल के लिए 15% प्रॉफिट लेंगे, बस। ना बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस रहेगा, ना बिजनेस कुछ करेंगे, ना कुछ ध्यान देंगे, वो कोई लेना देना नहीं है। वो बस अपना प्रॉफिट का शेयर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना काम किया था पहले, इसलिए प्रॉफिट का शेयर लेंगे। लेकिन आज पार्टनरशिप में कौन पार्टनर है? बस ये दो ही पार्टनर है, इनका ही बिजनेस है। सेम चीज लॉ बोल रही है कि हर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में पार्टनरशिप हम नहीं मानी जाती। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया, तुमको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है,
where there is express agreement between partners to share the profits of the business and the business is being carried on by all or any one of them acting for all, there will be no difficulty in the light of provision of section 4. ये पॉइंट क्या बात कर रहा है, ये पॉइंट क्या बात कर रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है जहां पे एक्सप्रेस अग्रीमेंट होती है, एक्सप्रेस मतलब बच्चों जहां पे बातचीत करके टर्म्स डिसाइड होते हैं या फिर लिख के डिसाइड होते हैं, जहां पे एक्सप्रेस अग्रीमेंट होती है, जहां पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, फिर तो कोई डिफिकल्टी की बात ही नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उसको सीधा पार्टनरशिप फॉर्म मान लेंगे। लेकिन जहां पे नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट मतलब लेकिन जहां पे अग्रीमेंट नहीं बनी हुई है, फिर वहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी, टास्क बिकम डिफिकल्ट, फिर समझ में नहीं आएगा। जहां पे अग्रीमेंट नहीं बनी है ना, फिर समझ में नहीं आएगा जल्दी कि ये पार्टनरशिप फॉर्म है कि नहीं है। फिर इन्होंने अपने को एक सॉल्यूशन दिया है, फिर जानने के लिए तुम क्या करोगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब एडिशन, मतलब हर चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे, हर चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करोगे। क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन, सारे पॉइंट्स को चेक करोगे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स सच एज रिटन और वर्बल अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट बनी है अग्रीमेंट को चेक कर लो। रियल इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट मतलब एक्शन ऑफ द पार्टीज, अगर अग्रीमेंट नहीं बनी है फिर अपन पार्टीज के एक्शन देखेंगे। अच्छा बिजनेस हो रहा है क्या, ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है क्या, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी है क्या वहां पे, ठीक है, अपन एक्शन के हिसाब से जज करेंगे अगर अग्रीमेंट नहीं बनी है तो। और वहां पे समझ में आ रहा है, एक्शन से समझ में आ रहा है कि हाँ म्यूचुअल एजेंसी भी है, वहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी हो रही है, इसका मतलब अपन उसको पार्टनरशिप फॉर्म मान लेंगे। कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज दिया था कि अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट बनी है फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन अग्रीमेंट नहीं बनी है फिर डिफिकल्टी आ जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब सारे पॉइंट्स को जोड़ दो, अच्छे से एनालाइज करो, एक्शन देखो, अग्रीमेंट देखो, हर चीज को प्रॉपर एनालाइज करके पहचानो कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म है कि नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, अपन ने ये पॉइंट ऊपर भी पढ़ा था, मैंने तुमको बताया था म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, मैम आपने बताया था अगर एक पार्टनर कोई हरकत करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारे पार्टनर जिम्मेदार हो जाते हैं, उसको आपने बोला था म्यूचुअल एजेंसी है। इस केस में ये वाले पार्टनर ने लोन लिया था बैंक से बिजनेस पर्पस के लिए 5 लाख रुपीस का, क्या बाकी के पार्टनर बोल सकते हैं ऐसा हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने लोन नहीं लिया था, नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा म्यूचुअल एजेंसी रहती है। अगर एक पार्टनर ने कोई हरकतें की है सारे पार्टनर जिम्मेदार हो जाएंगे, इसी को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, इसी को म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। मैम सेम पॉइंट रिपीटेड क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा समझना यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब कहीं ना कहीं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि यार पार्टनरशिप फॉर्म बनने के लिए कौन से उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने पूरे अपने को जॉट डाउन कर दिया पॉइंट्स। आगे क्या दिया है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मतलब अगर अपने को पहचानना है कि पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म है कि नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, ये हेडिंग ये बात करता है। तो देखो दोनों सेम ही चीज हो गई ना, एक तरफ फीचर्स है, दूसरी तरफ अपन टेस्ट कर रहे पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो दोनों तरफ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे, इसलिए दोनों तरफ कॉमन पॉइंट्स है। लेकिन ट्रू टेस्ट में क्या दिया है, थोड़ा डिटेल में दिया है, जैसे कि ये पॉइंट्स जो है ना, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये 4 पॉइंट ऊपर नहीं दिए बट यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया, आर यू गेटिंग, तो थोड़ी एडिशन चीजें दी है बट कहीं ना कहीं जो ऊपर कंसेप्ट है वही कंसेप्ट रिपीटेड है, कुछ भी अलग नहीं है, और सारा मीनिंग सारे कीवर्ड सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अभी देखो म्यूचुअल एजेंसी में भी सेम चीज है, अपन ने ऊपर पढ़ा था, ऊपर जाओ याद करो, अपन ने पढ़ा था कार्डिनल मतलब मैं तुमको ऊपर लिखवाया था इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर कोई बिजनेस में अगर म्यूचुअल एजेंसी है ना तो अपन पहचान लेंगे कि यार ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, क्योंकि वहां पे कार्डिनल प्रिंसिपल, ये क्या है बच्चों, कार्डिनल प्रिंसिपल है। अपन ने ये भी चीज पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट रहते हैं। अगर अभी ये पार्टनर बिजनेस के लिए लोन ले रहा है तो उस टाइम पे ये एजेंट बन जाएगा और बाकी के पार्टनर प्रिंसिपल बन जाएंगे, आर यू गेटिंग, ये प्रिंसिपल बन जाएंगे, अपन ने ये पढ़ा था। अगर दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए ये ट्रांजेक्शन करता है, ये गारंटी देता है एग्जांपल, तब उस ट्रांजेक्शन के लिए ये एजेंट बन जाएगा और बाकी के लोग प्रिंसिपल बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट रहते हैं, पार्टनरशिप फर्म में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी रहते हैं, एजेंट भी रहते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अपन ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, ओके। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, अब इस केस लॉ को समझना बहुत ही सिंपल वे में स्टोरी समझाती हूँ, दैट इज
संतिरंजन दास गुप्ता वर्सेस दासूराम मुर्जामुल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पे दासूराम होना चाहिए। संतिरंजन दास गुप्ता वर्सेस दासूराम मुर्जामुल। अपने इसमें क्या करो, अपने इसमें स्पेलिंग राइट कर दो, दासूराम मुर्जामुल नाम था उसका, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या ऑर्डर किया था, इसकी स्टोरी को समझना। एक पर्सन रहता है जिसका नाम क्या रहता है, संतिरंजन, संतिरंजन दास गुप्ता। अभी देखो ये है संतिरंजन दास गुप्ता, इसका काम क्या था, इसके पास एक राइस मिल थी, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर राइस मिल थी, मतलब राइस को बनाना। देखो राइस में से प्रॉपरली ऐसे ग्रो नहीं होते, पहले क्रॉप आता है फिर राइस को बनाना पड़ता है, बहुत बड़ी प्रोसीजर है। तो यहाँ पे संतिरंजन के पास एक राइस मिल थी जो प्रॉपर राइस को बनाती थी। दूसरा एक पर्सन था, उसका नाम क्या था, दासूराम, दासूराम मुर्जामुल, ठीक है। इसका काम क्या था, ये क्या करता था पता है क्या, यहाँ पे क्रॉप लाके देता था, किसको, संतिरंजन को, फिर ये राइस बनाता था, फिर मार्केट में ये सेल करता था। इन शॉर्ट पूरा जो स्टार्टिंग से जो एंड तक प्रोसीजर है वो दासूराम की थी, और संतिरंजन क्या करता था, बस राइस को बनाता था, ये इनका काम था। अभी क्या होता है ना, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएटेड था, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में क्रिएटेड था। आगे जाके दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब झगड़ा हो जाता है, और जैसे ही झगड़ा हो गया इन्होंने साथ में बिजनेस करना बंद कर दिया, इन्होंने साथ में बिजनेस नहीं किया। तो आगे जाके संतिरंजन बोलता है कि यार हमारे बीच में जो बिजनेस था दैट वाज अ पार्टनरशिप फर्म, और अगर ये पार्टनरशिप फर्म था तो मेरा राइट बनता है, मेरा हक बनता है, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे संतिरंजन का कहना था कि मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयरिंग दो। तो यहाँ पे दासूराम ने बोला किस चीज की पार्टनरशिप थी, अपने बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं थी। हाँ अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट जरूर बना था, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट वाज नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर अपना पार्टनरशिप बिजनेस नहीं था तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो ही नहीं सकती। और जो तुमने मेरे लिए राइस बना के दिया, मैंने तुमको उसके चार्जेस ऑलरेडी दे दिया था, तो ठीक है मैंने चार्जेस ऑलरेडी दे दिया, तुम्हारा प्रॉफिट लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अपने बीच में पार्टनरशिप फर्म थी नहीं। ये केस जाता है कोर्ट में, जब ये केस कोर्ट में जाता है तो जज साहब ने क्या देखा, जज साहब ने देखा कि यार parties have not retained any records of terms and conditions of the partnership। मतलब पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब अग्रीमेंट बनी नहीं है प्रॉपर तरीके से। नो रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे इनको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, मतलब रिटर्न तरीके से कहीं भी नहीं लिखा है, बातचीत करके कुछ नहीं पता चला। तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, बनाया ही नहीं, ठीक है। Partnership business has maintained no accounts of its own which would be open to inspection by both the parties। अगर कोई बिजनेस चला रहा है, एग्जाम्पल पार्टनरशिप का बिजनेस चला रहा है, तो उसके पास परचेज बुक, सेल्स बुक, थोड़ा बहुत कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना कि कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, किसको सेल किया जा रहा है। ऐसा उनके पास रिकॉर्ड नहीं था। नो अकाउंट्स मतलब परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, ऐसी प्रॉपर बुक भी नहीं बनी थी, एक एंट्री भी नहीं पास हुई थी। नो अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक, मतलब एक बैंक अकाउंट तक नहीं था। देखो एक तो बहुत नॉर्मल है ये चीज, तो जब भी कोई छोटा मोटा बिजनेस भी रहा ना, एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, इनका एक बैंक अकाउंट भी नहीं था प्रॉपरली, ठीक है। नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। अभी देखो उस टाइम पे हुआ करते थे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, ये एक बेसिकली गवर्नमेंट का ऑफिसर हुआ करता था, अभी एग्जिस्ट नहीं करते, पहले गवर्नमेंट के ऑफिसर हुआ करते थे। प्रोक्योरमेंट मतलब ये गवर्नमेंट के लिए परचेज करते थे, ये गवर्नमेंट के लिए परचेज करते थे। तो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या करता था, राइस परचेज करता था गवर्नमेंट के लिए, व्हीट परचेज करता था, सारी चीजें परचेज करता था। फिर कोर्ट ने ये भी देखा कि यूजुअली बिजनेसेस क्या करती है, सारे जो भी पार्टनरशिप फॉर्म करती है, फिर जो बिजनेस में चेंज आता है हर चीज बताती है, इन्फॉर्म करती है, इंटीमेट करती है, किसको, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को। तो यहाँ पे इन दोनों ने डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को भी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। तो कोर्ट को समझ में आ गया यार अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने नहीं बताया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उन्होंने डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को भी एज सच इंटीमेशन नहीं दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म एज सच थी ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि देखो पार्टनरशिप फर्म होने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास रिकॉर्ड तो चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए। यहाँ पे ये संतिरंजन ये भी प्रूफ नहीं कर पाया कि उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती थी, म्यूचुअल एजेंसी थी, ऐसा कोई भी कंसेप्ट वो प्रूफ नहीं कर पाया, ना ही कोर्ट को कोई रिकॉर्ड मिला, ना ही बैंक अकाउंट था। तो कोर्ट ने बता दिया कि देखो भाई अगर तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाएगा। और ये आसाम का केस था, ओके, ये आसाम का केस है, ये दोनों आसाम के रहने वाले थे। तो देखो ये यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आ गया। इन शॉर्ट टर्म्स एंड कंडीशंस तो होनी चाहिए, मतलब अग्रीमेंट तो बननी चाहिए, ठीक है, दिस इज द बेसिक। लेकिन इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी, बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं था, कोई बुक्स मेंटेन नहीं थे, और ना ही इन्होंने किसी को बताया था, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को नहीं बताया था। उस वजह से यहाँ पे पाया गया कि उनके बीच में पार्टनरशिप फर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे कौन हारा कौन जीता,
यहाँ पे संती रंजन हार गया क्योंकि इसका मानना था कि पार्टनरशिप फर्म थी, पर पार्टनरशिप फर्म नहीं थी। और यहाँ पे दासूराम जीत गया क्योंकि ये पहले से कह रहा था कि नहीं, हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है इसको पेमेंट करने की। तो बाद में ये जीत गया और ये हार गया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इतनी इंपॉर्टेंट केस स्टडी नहीं है, बट अपने बुक में दिया था तो मैंने समझा दिया तुमको। ठीक है, अपन क्या करेंगे, जो डिफरेंस बिटवीन है ना लास्ट में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है। पहले अपन आ जाते पूरे कंसेप्ट पे, एकदम फ्लो में सारे कंसेप्ट को समझते हैं, लास्ट में अपन डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेंगे। सो पीपल, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन, मतलब टाइम के हिसाब से, with regards to the extent of the business. Okay, first is partnership at will, next is partnership for a fixed period. Partnership at will का मतलब क्या होता है बच्चों? will का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की इच्छा से स्टार्ट हुई है तो बंद भी उनकी इच्छा से होगी, मतलब उनके डिजायर से बंद होंगी। दैट इज पार्टनरशिप एट विल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप चलेगी ये टाइम डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, नो फिक्स पीरियड, मतलब कितने साल के लिए बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप चलेगी, कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, इसलिए तो उसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। मतलब पार्टनर अपनी मर्जी से स्टार्ट करे और मर्जी से खत्म करेंगे, ऐसा सच कुछ डिसाइडेड नहीं है कि 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे, ऐसा कुछ दोनों के बीच में डिसाइडेड नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नो फिक्स पीरियड हैज बीन अग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड देयर इज नो प्रोविजन। प्रोविजन मतलब बच्चों, प्रोविजन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी रूल नहीं बना है, कोई भी बेसिस नहीं बना है कि पार्टनरशिप कैसे खत्म होगी, पार्टनरशिप कैसे बंद होगी, उसका कोई रूल नहीं बनाया, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं सोचा। ओके, सो देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटरमिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कोई भी रूल नहीं बनाया, कोई भी सर्कमस्टेंसेस डिसाइड नहीं किया कि किस बेसिस पे पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे ना पार्टीज यूजुअली सोचते हैं कि अगर अपने को 3 साल लगातार लॉसेस हुए तो अपन क्या करेंगे, पार्टनरशिप हमको बंद कर देंगे। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया। ठीक है, सो दिस इज पार्टनरशिप एट विल। सो बेसिकली पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कोई भी फिक्स पीरियड डिसाइडेड नहीं है और ये भी डिसाइड नहीं किया कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कैसे बंद करेगी। दैट इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनर्स ने इच्छा से बिजनेस स्टार्ट किया है, बंद भी पार्टनर्स की इच्छा से होगी। Okay, these two conditions must be satisfied before a partnership can be regarded as partnership at will. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर उसको माना जाएगा पार्टनरशिप एट विल। आगे देखो, a partnership at will may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same। यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पार्टनरशिप एट विल में बहुत अलग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप एट विल में। यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप एट विल के केस में अगर एक पार्टनर भी नोटिस देता है बाकी पार्टनर को, एक पार्टनर भी नोटिस देता है बाकी पार्टनर को कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्यूशन किया जाए, मतलब बंद किया जाए, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती। अच्छा, इसलिए इसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। मतलब एक पार्टनर भी अगर बोलता है, पार्टनरशिप नोटिस देता है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो बिजनेस डिसॉल्व हो जाता। मैम अभी ना ये 4 पार्टनर थे, ठीक है, 4 पार्टनर थे। अब ये पार्टनर जाके बोल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो भी बिजनेस है उसको डिसॉल्व कर दो, लेकिन अगर बाकी के 3 पार्टनर को अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो लॉ बोलता है तुम अलग बिजनेस ओपन करना, मतलब बाद में न्यू पार्टनरशिप फर्म ओपन करना, लेकिन जो भी एग्जिस्ट कर रही है तुम चारों के बीच में, उसको तो डिसॉल्व होना ही पड़ेगा, उसको तो बंद होना ही पड़ेगा। अगर इन तीनों को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो दूसरी पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लो और न्यू पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करो। लेकिन अगर एक पार्टनर ने भी पार्टनरशिप एट विल में अगर नोटिस दे दिया कि बिजनेस को बंद करो, तो बिजनेस को बंद होना पड़ेगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप एट विल में। अ पार्टनरशिप एट विल may be dissolved by any partner by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same, of his intention to dissolve the same. Okay, partnership for a fixed period, देखो नाम से समझ में आ रहा है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स पीरियड के लिए बनी है, जैसे कि 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे, 6 साल के लिए बिजनेस करेंगे, दिस इज पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। मतलब ऐसी पार्टनरशिप जहां पे पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं हम कितने साल के लिए बिजनेस करेंगे, कितने टाइम के लिए बिजनेस करेंगे। जैसे ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि अपन 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, अपन 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे। सो पीपल दिस इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो मैम जैसे ही फिर फिक्स पीरियड हो जाएगा बिजनेस बंद हो जाएगा। यस बेटा, बिजनेस बंद हो जाएगा। देखो, वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड. It is a partnership created for a particular period of time. Such a partnership comes to an end on expiry of the fixed period.
जैसे ही वो फिक्स पीरियड खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा मैम देखो, अब ना हमको एक क्वेश्चन है। अब इन्होंने पार्टनरशिप फर्म डिसाइड किया था कि हम 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, ठीक है। अगर 3 साल के बाद इनको लगा कि यार हमको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो कंटिन्यू कर सकते क्या वो बिजनेस? क्या ये तीनों कंटिन्यू कर सकते क्या? यस बेटा कर सकते हो, बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड नहीं मानी जाएगी, वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है, देखो मैं कोई भी चीज ना स्किप नहीं करती, मैंने इंटेंशनली ये लाइन क्यों स्किप किया था बाद में पढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे दिया है वो चीज, वेयर अ पार्टनरशिप एंटर्ड फॉर अ फिक्स टर्म, ये इसकी बात कर रहे, फॉर अ फिक्स टर्म इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच टर्म। मतलब 3 साल के बाद भी अगर पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू करते, इट इज टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम अ पार्टनरशिप एट विल, बाद में वो पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। अच्छा मतलब मैम ये तीनों ने अग्रीमेंट किया कि अपन 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, इन्होंने 3 साल का बिजनेस कर लिया, बाद में इनको बहुत प्रॉफिट होने लगा, फिर वो सोचते कि अपन और बिजनेस करते, अभी और कंटिन्यू करते बिजनेस, इन्होंने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो अब ये पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रहे फिक्स पीरियड के बाद। अब ये बच्चों पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दिया है अगर फिक्स पीरियड के बाद तुम अगर क्या कर रहे हो, फिर भी बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, फिर पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी, पार्टनरशिप एट विल मानी जाएगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, अपने हर एक चीज को पढ़ लिया है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? अगर पार्टनरशिप बनी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अभी यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या किया था, पार्टनरशिप बनाया था कि अपन क्या करने वाले, अपन 10 रो हाउसेस बनाएंगे, 10 रो हाउसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ऐसे 3 पार्टनर साथ में आते, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि अपन 10 रो हाउसेस बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनी है। इसका मतलब जैसे ये 10 रो हाउसेस बन जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी वो काम हो चुका है, उसको बोलते पर्टिकुलर पार्टनरशिप। 2 पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया मॉल बनाने के लिए। अब क्या हुआ, जैसे ही मॉल बन जाएगा वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर काम के लिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस पूरा हो चुका है, वो काम हो चुका है। A partnership may be organized for a prosecution मतलब कैरिंग आउट लिख लो अपने बुक में, कैरिंग आउट मतलब बिजनेस कैरी करने के लिए, ऑफ अ सिंगल एडवेंचर मतलब वन प्रोजेक्ट। अगर पार्टनरशिप बनती है फॉर कैरिंग आउट अ सिंगल प्रोजेक्ट as well as for the conduct of a continuous business where a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking, मतलब पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए, सिंगल प्रोजेक्ट करने के लिए बच्चों उसको बोला जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है। जैसे कि 10 रो हाउसेस बनाना, जैसे कि मॉल बनाना, ये क्या है? ये है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही वो बिजनेस हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। A partnership constituted for a single adventure or undertaking is subject to any agreement dissolved by the completion of the adventure or undertaking। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। जनरल पार्टनरशिप मतलब ये जनरल बिजनेस करने के लिए बनी है, मतलब यहाँ पे कोई फिक्स टर्म डिसाइडेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनी है, जनरली बिजनेस करते जाएंगे, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। Where a partnership is constituted with respect to the business in general, it is called general partnership. A general partnership is different from particular partnership। देखो बच्चों, पर्टिकुलर पार्टनरशिप अलग रहती है, यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस किया जाता है, फिक्स पार्टनरशिप अलग रहती है, लेकिन जनरल पार्टनरशिप क्या है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जनरली बिजनेस होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है, ठीक है। मतलब कोई फिक्स टाइम पे डिसाइडेड नहीं है और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह भी डिसाइडेड नहीं है, नॉर्मल वो बिजनेस करते, दैट इज जनरल पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट इज पीपल पार्टनरशिप डीड। टॉपिक इज पीपल पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। अभी इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। अपन ने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म बनने के लिए अग्रीमेंट क्या रहती है, कंपलसरी रहती है। फिर अपन ने पढ़ा था जो अग्रीमेंट रहती है वो राइटिंग में भी हो सकती है या फिर ओरली भी हो सकती है, मतलब बातचीत करके भी तुम टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर सकते हैं या फिर रिटन तरीके से भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म राइटिंग में बनी है, उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। The document in writing containing the various terms and conditions as to the relation of the partners to each other is known as partnership deed। देखो, अगर तुम टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे रिटर्न वे में बना रहे हो तो बच्चों इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। अपन इसमें क्या क्या रहता है, अपन सारी चीजें पढ़ने वाले, पहले समझना। यहाँ पे बोला है एज पर द स्टैंप एक्ट, अगर तुमने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो उसको क्या कर दो, उसको स्टैंपिंग कर दो एज पर द स्टैंप एक्ट 1899, प्रॉपर स्टैंप लगवा दो, ठीक है। अगर स्टैंप रहा तो ऑथराइज डॉक्यूमेंट लगता। उसके बाद तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, मतलब अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में खुद की लैंड है, अगर फर्म की खुद की लैंड है मतलब जमीन है, जमीन क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूव नहीं कर सकते, मतलब ये तो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे लॉ बोलता है अगर तुम्हारे फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब खुद की जमीन है, खुद की शॉप है, खुद का ऑफिस है,
तो तुमको क्या करना है, पार्टनरशिप जो भी अग्रीमेंट है उसको कंपलसरीली राइटिंग में बनाना है, मतलब बातचीत करके। पहले क्या बोला था, बातचीत करके भी टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। फिर आगे बोला है अगर तुम्हारे फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर एक भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तुमको राइटिंग में बनाना पड़ेगा। देखो, वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इन राइटिंग, स्टैम्प एंड रजिस्टर्ड। प्रॉपरली राइटिंग में होनी चाहिए, स्टैम्प होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तुमको हर चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। अपने क्या पढ़ा मैम, आपने बताया जो अग्रीमेंट रहती है कंपलसरी रहती है पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। जो अग्रीमेंट रहती है वो बातचीत करके भी बना सकते हैं, रिटर्न वे में बना सकते हैं। अगर अग्रीमेंट रिटर्न वे में बनाया उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में कंपलसरीली स्टैम्प होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, जैसे कि जमीन, जैसे कि शॉप, जैसे कि बिल्डिंग, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो तुमको कंपलसरीली राइटिंग में बनाना पड़ेगा, राइटिंग में बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज अभी तुम्हारे डीड में क्या क्या चीजें कवर हो सकती, क्या क्या चीजें कवर हो सकती। तो मैम ऐसा फॉर्मेट फिक्स है क्या, मतलब ऐसा ही फॉर्मेट होना चाहिए क्या? नहीं, अपने हिसाब से पार्टनरशिप फर्म कोई भी चीज का एडिशन कर सकती है या फिर डिलीशन कर सकती है। इन्होंने बस अपने को एक एग्जांपल दिया है कि तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में ऐसी चीजें होनी चाहिए। अभी समझना, फर्स्ट इज नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ऑब्वियसली बिजनेस का नाम तो बताना पड़ेगा, जो भी बिजनेस का नाम है ऊपर बता दो। उसके बाद नेम ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर का नाम बता दो। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है, क्या तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग है, क्या तुम्हारा ट्रेडिंग है, किस चीज का ट्रेडिंग है, हर चीज बताना पड़ेगा। देखो, नेम ऑफ द फर्म अरिहंत एंड कंपनी, ठीक है, ये आ गया नेम ऑफ द फर्म। उसके बाद सारे पार्टनर्स का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ऐसे बताना पड़ता है। उसके बाद देखो, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब कब तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई थी, लिख लो यहाँ पे कमेंसमेंट मतलब कब स्टार्ट हुई थी फर्म, डेट क्या है, ठीक है। 2025 में स्टार्ट हुई थी, प्रॉपर डेट बता दो। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, मतलब तुम्हारा बिजनेस कब तक चलने वाला है। कभी कभी अपने देखा था फिक्स पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पहले ही टाइम डिसाइड कर देती है। अगर तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है तुम 3 साल के लिए बिजनेस करोगे, 4 साल के लिए बिजनेस करोगे, तो वो भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। मैम अगर नहीं किया है तो डिसाइड, कोई बात नहीं, फिर इसको मत लिखना, मत लिखना इसको, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बताया ये पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सारे पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लाया वो भी बताना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 20%, 30%, 35%, जो भी है प्रॉपर्ली बता दो। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मतलब एडमिशन कैसा होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, किसकी कंसर्न लेना पड़ेगा, मेजोरिटी डिसाइड होगा कि कैसा होगा, जो भी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर चीज प्रॉपर्ली बता दो कि एडमिशन एंड रिटायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन, अभी देखो जब पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लाते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, बहुत बार इंटरेस्ट मिलता है, कंपलसरी नहीं है, बहुत सारी फर्म पेमेंट करती है। तो अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हो तो उसका रेट क्या रहने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर लेने वाले हो उसका रेट क्या रहेगा। जब भी पार्टनर क्या करता है, अपना कैपिटल विड्रॉ करता है, मतलब निकाल लेता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उससे चार्ज किया जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो कितना इंटरेस्ट रहेगा बताना पड़ेगा, एंड लोन का भी बताना पड़ेगा। प्रोविजन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर तुम्हारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, मतलब पूरी तरीके से बंद हो रही है, तो पार्टनर्स का अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब पार्टनर्स का अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर सैलरीज और कमीशन पेएबल टू द पार्टनर्स इफ एनी, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से बता दो कि पार्टनर को सैलरी कैसे मिलेगी, कमीशन कैसे मिलेगा, हर चीज बताना पड़ेगा। अगर पार्टनर को तुम सैलरी दे रहे हो तो बता दो कितनी सैलरी मिलने वाली है। फॉर एक्सपल्जर ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और फॉर एक्सपल्जर मतलब पार्टनर को फर्म से निकाल देना। अगर तुम्हारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया ना, अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया ना हम उसको फर्म से निकाल देंगे, तो जो भी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रॉपर्ली बताओ कि तुम पार्टनर को फर्म से कब निकालोगे, तुम्हारे रूल्स क्या है, तुम्हारे रेगुलेशंस क्या है। जैसे एग्जांपल दिया पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब अगर उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं किया तो तुमने एक पार्टनर को बोला था प्रॉपर्ली कि जो भी पैसा आता है कस्टमर से प्रॉपर्ली काउंटर में रखना, वो क्या कर रहा है पार्टनर, जो भी पैसा आ रहा है कस्टमर से अपने पॉकेट में डाल रहा है। आर यू गेटिंग। ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब तुमने ड्यूटी को नहीं निभाया, तुम फ्रॉड कर रहे हो, कोई भी हरकत हो सकती है। तो किस केस में पार्टनर का और कैसे होगा, पार्टनर को फर्म से कैसे निकाला जाएगा, उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा, हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना पड़ेगा। आर यू गेटिंग। आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आगे दिया है अ पार्टनरशिप फर्म में ऐड और डिलीट एनी प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे से चीजें ऐड भी हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है फर्म के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर।
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, लाइक नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, अपना आगे पढ़ने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है, तो एकदम ध्यान से सुनना ये टॉपिक क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट इज एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। देखो एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है। हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, मतलब जो अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनर बना, वैसे तो हर एक पार्टनर अग्रीमेंट के थ्रू ही बनता है, ओके, दिस इज कॉमन वाला पॉइंट। नेक्स्ट इज एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप, जो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करता है उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। जैसे कि ऐसे पर्सन को पता रहता है, ऐसे पार्टनर को पता रहता है बिजनेस में क्या चल रहा है, देखो वो ऐसे एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है कि परचेस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, सेल्स में क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, किसको पैसा जा रहा है, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, इसको सारी जानकारी रहती है बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है। अब मुझे एक चीज सोच के बताना, अगर इसको सारे आउटसाइडर्स जानते, अब इसको सारी जानकारी है बिजनेस के बारे में, सारे बाहर के लोग इसी को पहचानते, ओके, ही रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर टू द आउटसाइडर्स। अगर इसको सारी पब्लिक जानती है एज अ फर्म का मेन पार्टनर, तो अगर ये एक दिन सोचता है कि मुझे फर्म से रिटायर होना है, मुझे फर्म से रिटायर होना है, मतलब मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूं, अगर वो एक दिन ऐसा डिसीजन लेता है, तो क्या उसको सबको जानकारी देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा? अपना लॉ बोलता है कि एक्टिव पार्टनर को कंपल्सरीली पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि सारे आउटसाइडर्स इसी को पहचानते, सारे आउटसाइडर इसी को पहचानते, बाहर के बैंक वाले, बाहर के कस्टमर, बाहर के सप्लायर, सब इसी को जानते। अगर ये एक नोइंग पर्सन है आउटसाइडर के लिए, तो अगर ये फर्म छोड़ के जाना चाहता है, पहले सबको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, मतलब जानकारी देना पड़ेगा कि देखो मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं। अगर ये पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो ये लाइबल हो जाएगा। मतलब मैम अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और ये रिटायर हो गया और बाद में फर्म ने कुछ ट्रांजैक्शन किया, तो बेटा ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए लाइबल हो जाएगा। अपने लॉ ने एकदम स्ट्रिक्टली बोला है, एकदम स्ट्रिक्टली बोला है, यहाँ पे देखो, he must give a public notice in order to absolve himself of liabilities। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी, जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। दिस इज एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, देखो ये परफेक्ट इमेज है स्लीपिंग पार्टनर की। मतलब ऐसा पार्टनर बेटा जो एक्टिव रोल नहीं है, जिसका बिजनेस में एक्टिव रोल नहीं है, मतलब बहुत ही लेजी पार्टनर है। लेजी पार्टनर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वो पार्टनर कभी बिजनेस में आता नहीं, बिजनेस को मैनेज नहीं करता, कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, परचेस डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है, सेल्स में कैसा काम चल रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको कोई लेने देना नहीं है। मतलब ऐसा पार्टनर जो बहुत ही लेजी पार्टनर है, जिसको बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसको अपन स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं और डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं। हु इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, देखो हर एक पार्टनर अग्रीमेंट के थ्रू ही बनता है, दिस इज कॉमन वाला पॉइंट। हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यहाँ पे क्या था, हु एक्टिवली पार्टिसिपेट, यहाँ क्या है, हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, जो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज नहीं करता, दैट इज स्लीपिंग पार्टनर, अपोजिट है दोनों। अच्छा मुझे अब एक चीज सोच के बताना, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि इसको पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मैम अगर ये स्लीपिंग पार्टनर है ना, मतलब ये बिजनेस में कभी आता नहीं, अगर बिजनेस में कभी आता नहीं मतलब इसको आउटसाइडर नहीं जानती, कस्टमर भी इसको नहीं जानते, सारी पब्लिक इसको नहीं जानती कि ये फर्म का पार्टनर है। अगर इसको कोई जानता ही नहीं तो पब्लिक नोटिस देने की क्या जरूरत है, आर यू गेटिंग? तो सेम चीज यहाँ पे दी है, दे आर हाउएवर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। अगर ये फर्म छोड़ के जाना चाहता है स्लीपिंग पार्टनर, तो बच्चों उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर उसको जानते ही नहीं, कोई पहचानता नहीं उसको, अगर उसको कोई पहचानता नहीं क्या ही पब्लिक नोटिस देके करेगा, क्या ही करेगा, ओके। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। देखो ऐसे याद रखो, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कहां से स्टार्ट होता है, एन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक ऐसा पार्टनर रहता है जो अपना नेम प्रोवाइड करता है बिजनेस को, ये नेम कहां से आ गया, एन से आ गया, ऐसे याद रखो। नॉमिनल पार्टनर मतलब बच्चों ऐसा पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो अपना नेम प्रोवाइड करता है, दिस इज द मेन कीवर्ड। नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो अपना नेम प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, अपना नाम प्रोवाइड करता है। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट इन इट इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर। मतलब उसको बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, वो सिर्फ अपना नाम देता है बिजनेस को, सिर्फ अपना नाम देता है। मैम अगर बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रहती इसका मतलब क्या है, मतलब बेटा वो प्रॉफिट भी शेयर नहीं करता, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता। नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म, ना ही वो फर्म में कैपिटल लाता है, नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ना ही वो बिजनेस को मैनेज करता है, लेकिन ही इज हाउएवर लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। लेकिन वो थर्ड पार्टी को लायबल हो जाता है सारे एक्ट्स के लिए। थर्ड पार्टी मतलब बाहर की पार्टी, जो भी बाहर की पार्टीज रहती है दैट इज थर्ड पार्टी, उनको वो लायबल हो जाता है सारे एक्ट्स के लिए। इसका मतलब क्या समझना, अब इसका तुम मतलब समझना और इसका लॉजिक भी समझना, तुमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है। इसका लॉजिक समझना भी, देखो अभी ना यहाँ पे दो पार्टनर थे, ठीक है, ये दो पार्टनर थे,
एक पार्टनरशिप फर्म थी, ये 2 पार्टनर थे। ये क्या बिजनेस करते थे? ये ना क्रिकेट के इक्विपमेंट्स बनाते थे, जैसे कि बैट को बनाना, बॉल को बनाना, ग्लव्स को बनाना, ये इनका काम था, ठीक है। 2 पार्टनर थे, ये क्रिकेट के इक्विपमेंट्स को बनाते थे। ये एक दिन सोचते कि यार अगर अपने पार्टनरशिप फर्म में अगर विराट कोहली पार्टनर बन गया ना, तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी, अपना बिजनेस ना बहुत ग्रो होगा। जैसे ही पब्लिक को पता चलेगा ना कि विराट कोहली अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तो सारी पब्लिक अपने से गुड्स खरीदेंगे। सही बात है, अगर विराट कोहली कोई फर्म में पार्टनर बन गया, तो सारी पब्लिक वहां से गुड्स खरीदेगी ना। आर यू गेटिंग? तो ये अप्रोच करते विराट कोहली के पास और विराट कोहली को बोलते कि विराट कोहली देखो, हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर बन जाओ। तो विराट कोहली बोलता है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं बिजनेस को मैनेज कर सकूं, आ सकूं, बिजनेस में देख सकूं। ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं, आपको बिजनेस में नहीं आना है, आपको बिजनेस में नहीं आना है, आपको एक्टिवली बिजनेस में पार्ट नहीं लेना है, ना ही आपको कैपिटल देना है, ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना नाम देना है, आपको सिर्फ अपना नाम देना है। लेंड्स द नेम टू दी फर्म, आपको सिर्फ अपना नाम देना है। मतलब कहने का पता है इनडायरेक्टली रेपुटेशन देना है, रेपुटेशन देना है। मतलब फिर यहाँ पे विराट कोहली माना जाएगा नॉमिनल पार्टनर, फिर विराट कोहली माना जाएगा नॉमिनल पार्टनर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नॉमिनल पार्टनर ना ही कैपिटल लाता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ना ही बिजनेस को मैनेज करता है, लेकिन वो लाइबल हो जाता है थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अभी देखो क्या होता है अभी ना क्या होता है ना, ये फर्म क्या करती है, अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए बैंक से लोन लेती है 1 करोड़ का, बैंक से लोन लेती है 1 करोड़ का। ये फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म 1 करोड़ का लोन लेती है बैंक से, ठीक है। अब जैसे ही बैंक वालों को पता चल गया कि यार विराट कोहली यहाँ पे पार्टनर है, तो बैंक तो एकदम रिलैक्स हो गई, यार विराट कोहली पार्टनर है मतलब टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, अपना पैसा तो आने ही वाला है। तो देखो अगर आगे जाके ये पार्टनरशिप फर्म पूरी लॉसेस में जाती है और ये पार्टनर से कुछ पैसा नहीं आ पाता है, तो विराट कोहली को पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब तक ये पैसा पूरा जीरो नहीं हो जाता, नहीं हो जाता, यहाँ पे विराट कोहली की भी लाइबिलिटी आ जाएगी। दिस इज नॉमिनल पार्टनर, मतलब ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में आता नहीं, जो कैपिटल देता नहीं, जो प्रॉफिट को शेयर नहीं करता, कुछ एक्टिवली बिजनेस को मैनेज नहीं करता, लेकिन लाइबल हो जाता हर एक थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। दिस इज नॉमिनल पार्टनर। पहली बात तो एक चीज अभी दिमाग में रख लो, अपन जो भी पार्टनर पढ़ने वाले हैं सारे पार्टनर लाइबल रहते हैं थर्ड पार्टी को सारे पार्टनर लाइबल रहते हैं। अपन अभी आगे पढ़ने वाले पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, ये पार्टनर भी लाइबल रहता है। हर एक पार्टनर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये पार्टनर भी लाइबल हो जाता है। कोई भी पार्टनर हो, दे ऑल आर लाइबल टू थर्ड पार्टी। ये पॉइंट तो तुम कॉमन समझ लो। उसके बाद अभी मैम इसका लॉजिक क्या हो सकता? अब विराट कोहली क्यों करेगा, विराट कोहली अपना नाम क्यों देगा अगर उसको कुछ फायदा नहीं है? तो बेटा समझना क्या होता है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो कभी कभी ना बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं अपना नाम देके। तो ये एक हो सकता है वन पॉइंट ऑफ व्यू कि वो बिजनेस को बस सपोर्ट करना चाहते हैं कि यार ये बिजनेस ना बहुत आगे जाए, तो वन काइंड ऑफ सपोर्ट हो सकता है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, जो अपना नाम प्रोवाइड करता है ना एज अ रेपुटेशन, वो अलग से क्या करता है, कभी कभी ना कमीशन लेता है, एज अ कमीशन का पेमेंट भी ले सकता है, वो भी अलाउड है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस में, अगर इसको फ्री में नाम देना है फ्री में नाम देगा, अगर कमीशन चार्ज करना है कमीशन चार्ज करेगा, लेकिन ऐसा नाम दिया जाता है फॉर अ रेपुटेशन पर्पस, ताकि बिजनेस ग्रो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अभी ये आ गया ओवर स्मार्ट वाला पार्टनर। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। देखो, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस के लिए लायबल नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, बट एंड ऑल्सो लाइबल टू थर्ड पार्टीज। लेकिन थर्ड पार्टी को ये लाइबल हो जाएगा, ये थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। सेम चीज है, अगर फर्म ने उधार लिया है किसी से, फर्म को किसी का पैसा देना है, तो जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है ना, उसको भी पैसा देना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट्स को शेयर करेगा। नेक्स्ट इज इनकमिंग पार्टनर। जैसे इनकमिंग कॉल आता है, इनकमिंग कॉल मतलब कॉल आ रहा है, उसी तरीके से इनकमिंग पार्टनर मतलब फर्म में एक न्यू पार्टनर आ रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे। मिस्टर डी न्यू पार्टनर आता है फर्म में, इसको बोलेंगे इनकमिंग पार्टनर। मिस्टर डी आया, एग्जांपल 5 अगस्त के दिन उसका एडमिशन हुआ। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर ये 5 अगस्त को अगर आता है पार्टनरशिप फर्म में, उसका एडमिशन हुआ, तो ये कब से लायबल रहेगा? पहले वाली लायबिलिटी लायबल रहेगा या बाद में वाले? मैम अगर 5 अगस्त को आया तो उसके बाद रहेगा ना, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसके लिए वो लायबल हो जाएगा, उसके पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। वैसे अग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यूनिट नंबर 2 में दिया है ये चीज, यूनिट नंबर 2 में दिया है, तो अपन यहाँ पे जो है पहले वो पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 में उसके हिसाब से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, जनरल रूल ये है कि जो न्यू पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, जब से वो आता है उसके बाद उसकी यूजुअली लायबिलिटी रहती है, उसके बाद यूजुअली उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होती है, उसके पहले वाले ट्रांजेक्शन के लिए उसकी लायबिलिटी नहीं रहती। ओके, दिस इज इनकमिंग पार्टनर। देखो, a person who is admitted as a partner into an already existing firm with the consent of all the existing partner is called incoming partner. Such a partner is not liable for any act of the firm done before his admission. He is liable after the transaction.
आउटगोइंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है, आर यू गेटिंग? ऐसा पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है, फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। अब मुझे बताओ इसकी लायबिलिटी कब नहीं रहेंगी? मैम आपने भी बताया था कि पब्लिक नोटिस देना जरूरी रहता है एक्टिव पार्टनर को, तो यहाँ पे क्या है देखो, a partner who leaves a firm in which the rest of the partners continue to carry on business is called retiring or outgoing partner। मतलब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर। Such a partner remains liable to third parties for all of the act of the firm until public notice is given। मतलब बच्चों यहाँ पे उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, जैसे ही वो पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद वो लाइबल नहीं रहेगा, लेकिन उसके पहले तक वो लाइबल हो जाएगा। पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, द लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, सेक्शन 28। अब इसको एकदम ध्यान से समझना, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कौन रहता है, ध्यान से सुनना। एक ऐसा पार्टनर जो खुद रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, खुद रिप्रेजेंट करता है, खुद बताता है कि इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूं, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, खुद बताता है, या फिर किसी और को बताने देता है, उसको स्टॉप नहीं करता, उसको रोकता नहीं। फिर से सुनना, ऐसा पार्टनर जो खुद बताता है कि मैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं, या फिर कोई और बता रहा है तो उसको बताने दे रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने दे रहा है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अपना लॉ बोलता है अगर तुमने खुद बताया आउटसाइडर को कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, या फिर किसी और को बताने दिया, तो तुम लाइबल हो जाओगे थर्ड पार्टी को। सो दिस इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, समझना। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब क्या होता है? स्टॉपल का मतलब होता है एक बार जो तुमने कमिटमेंट दे दिया बाद में तुम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब एक बार जो तुमने बोल दिया बाद में तुम नहीं बोल सकते। अगर एक बार पार्टनर ने बता दिया कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, एक बार रिप्रेजेंट कर दिया, बाद में ऐसा नहीं बोल सकते अरे नहीं मैं पार्टनर था ही नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे लॉ बोल रहा है स्टॉपल का मतलब क्या है, एक बार तुमने रिप्रेजेंट कर दिया थर्ड पार्टी को कि मैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, तो बस तुम पार्टनर माने जाओगे और तुम लाइबल हो जाओगे, बाद में तुम मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, उसको बोलते स्टॉपल, ठीक है। Where a man holds himself out as a partner, देखो जो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं और अलाउज अदर टू डू सो, या फिर किसी को अलाउ करता है, मतलब कोई और कर रहा है ना तो उसको अलाउ कर रहा है, हाँ ठीक है करने दो, आर यू गेटिंग, उसको रिप्रेजेंट करने दे रहा है। He is then stopped from denying the character he has assumed upon the faith of which the creditors may be presumed to have acted, okay। इसका एग्जांपल समझना फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल समझना, ठीक है। अभी देखो मेरे तीनों फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, मेरे तीनों फ्रेंड्स रहते हैं, मेरे फ्रेंड्स है अभी ना, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, ये बिजनेस चलाते, ओके। अभी ना इनको बहुत अच्छे से पता रहता कि राधिका का ना बहुत अच्छा कनेक्शन है एक बैंक वालों के साथ, राधिका का बहुत अच्छा कनेक्शन है बैंक वालों के साथ, राधिका की बहुत पहचान है उस बैंक में, ठीक है, इनको पता रहता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनको लोन की जरूरत रहती, इनको पैसों की जरूरत रहती, ये बैंक में जाते हैं और उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब उन्होंने बताया कि देखो जो राधिका है ना वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया बैंक वालों को ताकि उनको लोन जल्दी मिल सके। और जब भी बात मुझे पता चली ना कि हाँ वो रिप्रेजेंट कर रहे, वो मेरा नाम ले रहे, मैंने उनको रोका नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, मतलब खुद रिप्रेजेंट करना या फिर किसी और को करने देना। जब मेरे फ्रेंड्स ने बैंक वालों को बोला कि राधिका हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है ताकि उनको लोन मिल जाए, मैंने उनको रोका नहीं, हालांकि मैं यह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं हूं, बट मैंने उनको चीज बोलने दिया, दिस इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, आर यू गेटिंग। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे किसी ने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, हालांकि मैं पार्टनर हूं नहीं, और सामने वाले ने बिलीव कर दिया और उस हिसाब से सामने वाले ने क्रेडिट दे दिया, मतलब कोई ट्रांजैक्शन कर दिया उस रिप्रेजेंटेशन के भरोसे, तो अब मेरी लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आगे जाके मेरी फ्रेंड्स मतलब ये पार्टनरशिप फर्म पैसा नहीं दे पाई तो मेरी लायबिलिटी आ जाएगी। अब लॉ बोलता है दिस इज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, मतलब एक बार जो चीज तुमने रिप्रेजेंट कर दिया अब तुम मना नहीं कर सकते, अब मुकर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। मैंने एक बार उनको रिप्रेजेंट करने दिया ना बैंक वालों को कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, मैंने खुद करने दिया ना, अब मैं मना नहीं कर सकती। यहाँ पे सेम चीज दी है, ही इज देन स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड, मतलब मैं अभी उनको मना नहीं कर सकती, अभी ऐसा माना जाएगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर हूं, हालांकि मैं नहीं हूं रियल लाइफ में, फिर भी माना जाएगा और मेरी लायबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करने दिया, मेरी गलती है। यहाँ पे लॉ बोलता है अ पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स, सेम चीज को रिपीट किया, मतलब खुद रिप्रेजेंट करना, और कंडक्ट हैव इंड्यूस अदर टू बिलीव दैट ही इज अ पार्टनर और ही मे हैव अलाउडेड अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर, मतलब किसी और को अलाउ कर दिया। द रिजल्ट इन बोथ द केसेस इज आइडेंटिकल, मतलब सेम चीज है, चाहे तुम खुद रिप्रेजेंट करो या फिर किसी को अलाउ करो रिप्रेजेंट करने के लिए, तुम पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट माने जाएंगे और इस केस में तुम्हारी लायबिलिटी आ जाएगी। इस केस में
अगर मेरी फ्रेंड्स ये बैंक वालों को बाद में पेमेंट नहीं कर पाई, इनकी पार्टनरशिप हम पूरी लॉसेस में चली गई, तो मैंने रिप्रेजेंट किया था ना, मैंने उनको करने दिया था रिप्रेजेंट, अब मैं लाइबल हो जाऊंगी बैंक वालों को उस लाइबिलिटी के लिए, उस लोन के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने रिप्रेजेंट करने दिया। अपना लॉ बोलता है ये भी बहुत गलत चीज है, ठीक है, कि तुम रिप्रेजेंट करने दे रहे हो। तो मैम कहीं ना कहीं नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट करने के आपको सेम नहीं लग रहा है? तो बड़ा थोड़ा डिफरेंस है। नॉमिनल पार्टनर में नाम दिया जाता है और वो ना बेसिकली वो पार्टनर रहता ही है, वो नाम प्रॉपरली खुद की सहमति से देता है। ओके, दैट इज नॉमिनल पार्टनर। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट में ना ये पार्टनर रहता ही नहीं, ये पार्टनर रहता ही नहीं, ये बस रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग? तो डिफरेंस है यहाँ पे। कहीं ना कहीं फ्रॉड जैसा भी हो सकता है, थोड़ा सा इंटेंशनल फ्रॉड जैसा, या फिर अपना काम निकलवाने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। वहां पे इतना कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, स्ट्रिक्ट चीजें नहीं हुई है, वहां पे बस नाम दिया जा रहा है, ओके बिजनेस को सपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे ना कहीं फ्रॉडलेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअल में मैं पार्टनर हुई नहीं, मैंने रिप्रेजेंट किया, फिर किसी और को करने दिया, या फिर किसी और को करने दिया, मतलब कोई और झूठी बातें कर रहा है, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, ये तो गलत हो गया ना, इसलिए मैं लाइबल हो जाऊंगी। दिस इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, दिस इज द मेन डिफरेंस। वहां पे ऐसे याद रखो, नॉमिनल पार्टनर कहां से स्टार्ट होता है? एन से स्टार्ट होता है, वहां पे नेम प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे याद रखो। और होल्डिंग आउट में क्या है? दो वर्ड याद रखना है, खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर किसी को अलाउ कर रहे हो, खुद रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर किसी को अलाउ कर रहे हो, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखो, you must also note that for the purpose of fixing liability on a person who has by representation led another to act, it is not necessary to show that he was actuated by a fraudulent intention. अपना लॉ बोलता है, देखो अब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मेरे फ्रेंड ने क्या बोला? मेरी फ्रेंड ने बोला कि देखो राधिका हमारे पार्टनरशिप में पार्टनर है ताकि उनको लोन जल्दी मिल जाए। अपना लॉ बोलता है, अब मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी। अपना लॉ मुझे बोल रहा है कि देखो हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, तुम फ्रॉड नहीं करना चाहते थे, हम कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। एक बार तुमने किसी को अलाउ कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, अब तुम्हारी लाइबिलिटी आ जाएगी। हो सकता है तुमने बहुत अच्छे मन से किया होगा, गुड फेथ में किया होगा, जो भी तुम्हारा रीजन हो सकता है वो फ्रॉड में हो सकता है वो फ्रॉडलेंट इंटेंशन ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारी लाइबिलिटी आ जाएगी। इसलिए तो दिया है, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो दैट ही वाज एक्चुएटेड बाय फ्रॉडलेंट इंटेंशन। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा इंटेंशन फ्रॉड करने का था, हो सकता है तुमने गुड इंटेंशन से बोला होगा, लेकिन तुम लाइबल तो हो जाओगे। अब तुमने एक बार रिप्रेजेंट करने दिया ना, तुम लाइबल हो जाओगे। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, यहाँ पे चीज बोली जा रही है। Are you getting? Next is the rule given in section 28 is also applicable to the former partner who has retired from the firm without giving proper public notice of his retirement. देखो ये क्या बोल रही है, जो रूल है ना, ये फॉर्मर पार्टनर पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब जो पार्टनर ऑलरेडी फर्म से जा चुका है उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जो पार्टनर फर्म से जाता है उसको पब्लिक नोटिस देना चाहिए, मतलब लोगों को जानकारी देना चाहिए। ऐसा पार्टनर जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और रिटायर हो गया, मतलब क्या हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर वालों को, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं अभी भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली तुम रिप्रेजेंट कर रहे बाहर वालों को कि तुम इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो। अपना लॉ बोलता है, अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, हम अज्यूम कर लेंगे कि तुम इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और तुम लाइबल हो जाओगे जब तक तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। सिंपल सी चीज है, मतलब वो बताना चाहते हैं पब्लिक नोटिस दे दो, बता दो सारे आउटसाइडर को कि तुम जा चुके हो फर्म से। अगर तुम नहीं बताते हो, पब्लिक नोटिस नहीं देते हो, तो हम मान लेंगे तुम ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि तुम अभी भी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पार्टनर हो, फिर तुम लाइबल हो जाओगे। देखो, in such a case a person who even subsequent to the retirement gives credit to the firm on the belief that he was a partner will be entitled to hold him liable, वो लाइबल हो जाएगा। तो देखो पब्लिक नोटिस बहुत देना जरूरी है। अगर तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और तुम्हारा नाम पूरे बिजनेस लेटर पे आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है, और बाहर वाले तुम्हारा नाम सुन के फर्म को उधारी दे रहे, क्रेडिट दे रहे, तो इस केस में तुम लाइबल हो जाओगे। क्योंकि तुमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। हाँ, एक बार तुमने पब्लिक नोटिस दे दिया फिर तुम लाइबल नहीं होगे, एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया देन यू वोंट बी लाइबल। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, अपना भी लास्ट बचा है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बिटवीन। नाउ लेट अस कम टू डिफरेंस बिटवीन। बहुत सिंपल, इसको फास्ट वे में समझेंगे, ठीक है, बहुत इजी है। सो फर्स्ट इज पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इजी समझना। देखो अपन ने कंपनी में ना ये पढ़ा था, फीचर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी एक पढ़ा था क्या, हाँ मैम, और दूसरा परपेचुअल सक्सेशन पढ़ा था, हाँ ये भी पढ़ा था, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पढ़ा था, हाँ ये भी पढ़ा था। तो तुमको ना इसके मैं पूरे पॉइंट्स लर्न करवाती हूँ, ध्यान से सुनना। पहले ये तीनों फीचर को याद करना। पहले क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर क्या था परपेचुअल सक्सेशन, फिर क्या था लायबिलिटी वाला पॉइंट था। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे दिए, हर चीज को मैं तुमको लर्न करवाने वाली, ध्यान से सुनना। देखो, अ फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, मतलब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। देखो, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब एक डिस्टिंक्शन भी हो गया कि कंपनी क्या रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। फिर वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट था, देखो यहाँ पे सेम चीज दी है। In a company limited by shares, the liability of the shareholders is limited
ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती। गारंटी वाले केस में जितनी गारंटी दी उतनी लायबिलिटी रहती। अनलिमिटेड वाले केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएंगी। अपन ये तीनों कंपनी पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कि कंपनीज एक्ट में 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, गारंटी में गारंटी जितनी दी उतनी लायबिलिटी रहती है, अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अपने पढ़ा था, तो यहाँ पे सेम चीज दी है, यहाँ पे तीनों केस आ सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बच्चों क्या रहता है, मैम आपने हमको स्टार्टिंग में बताया था पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। देखो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, अनलिमिटेड का मतलब ये है अगर फर्म बाहर वालों का पैसा नहीं दे पाई तो पार्टनर्स को पर्सनल असेट, प्राइवेट असेट भी सेल करना पड़ सकता है। दिस इज अनलिमिटेड, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया। फर्स्ट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट था, तो ऐसे याद रखना, तीनों फीचर उसके याद कर लो, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, और दूसरा कौन सा, तीसरा था परपेचुअल सक्सेशन। देखो परपेचुअल सक्सेशन ये वाला देखो, अ कंपनी एंजॉयज अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना बिजनेस करते रहेंगे। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। सो अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई फर्म से चले जाता है, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेंबर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? तो तीनों ऐसे फीचर्स याद कर लो। फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी एंड थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। तीनों फीचर उसकी याद कर लो। अभी सिंपल पॉइंट क्या है, अभी देखो और सिंपल पॉइंट पढ़ लो। नंबर ऑफ मेंबरशिप, अब इसको समझना, मेंबरशिप मतलब कितने पार्टनर्स और कितने मेंबर्स रहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मैम आपने बताया था मिनिमम 2 पार्टनर्स रहते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और मैक्सिमम 50 रहते हैं, मैक्सिमम 50 रहते हैं। ये कहाँ पे दिया था, कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड किया था। देखो यहाँ पे क्या है, एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, लिमिट क्या है 50 है, लिमिट क्या है 50, ये फाइनल वाली लिमिट है, ये अमेंडेड वाली लिमिट है, ठीक है 50। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने रहते हैं, 200 मेंबर्स रहते हैं, और पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था बच्चों, आई होप आपको याद है, अपन ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स रहते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये पॉइंट भी हो गया था। अभी नेक्स्ट सिंपल पॉइंट समझना, रजिस्ट्रेशन वाला, ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अपन यूनिट नंबर 3 में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के केस में, लेकिन बच्चों कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, जरूरी है। अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस अनलेस इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज देखो, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स अग्रीड। यहाँ पे अगर सारे पार्टनर्स ने सोचा कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, सीधा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एज सच कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या होता है, कंपनीज एक्ट में a company being a legal person is either wind up by a national company law tribunal or its name is struck by the registrar of the companies। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा सीधा कंपनी बंद नहीं हो जाती, रजिस्ट्रार में से, रजिस्ट्रार क्या करती है, अपने रजिस्टर में से नाम निकालती है कंपनी का, ये एक प्रोसीजर होती है। या फिर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल, बच्चों मैंने तुमको बताया था ये कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल कौन रहता है, ट्रिब्यूनल मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनीज के केस में कोर्ट रहता है, कंपनीज के केस में जज रहता है। जो अपने नॉर्मल केसेस में जज रहता है ना, उसी तरीके से कंपनीज के केस में जज कौन रहता है, ट्रिब्यूनल जज रहता है। तो यहाँ पे कंपनीज कैसे वाइंड अप होती है, एक तो रजिस्ट्रार के जो रजिस्टर है उसमें से नाम निकालना पड़ता है, सीधा ऐसे बंद नहीं हो जाती, पहले नाम निकालना पड़ेगा प्रॉपर्ली। या फिर बहुत बारी क्या करती है, ट्रिब्यूनल वाइंड अप का ऑर्डर पास करती है, तब कंपनी वाइंड अप हो सकती है, बंद हो सकती है। ठीक है, मतलब इतना सिंपल नहीं है कंपनी को बंद करना। पार्टनरशिप फर्म ऐसे ही सारे पार्टनर ने सोच लिया फर्म बंद कर दो, फर्म बंद हो जाएंगी, यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। रजिस्ट्रार क्या करती है, प्रॉपर्ली अपने रजिस्टर में से नाम निकालती है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है, फिर चीजें होती है। मतलब यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेलिटीज है, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेलिटी नहीं है। ओके, एक ये समझ लो, मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिजनेस को कौन मैनेज करता है, सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को मैनेज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में ऐसा कोई दूसरी चीज नहीं दी है तो सारे पार्टनर्स बिजनेस को मैनेज करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे मेंबर्स मैनेज करते क्या बिजनेस को, मेंबर्स मतलब कौन रहते हैं। अब मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदा, ठीक है, मैंने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदा, तो मैं मेंबर बन गई, मैं मेंबर बन गई, क्या मैं रिलायंस को मैनेज करती क्या जाके, नहीं मैम आप थोड़ा ना मैनेज करते। तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकती। कौन करता है बिजनेस को मैनेज, मतलब कंपनी को मैनेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो सेम चीज दी है, अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, सो डायरेक्टर्स हैव द राइट टू मैनेज द बिजनेस। मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, मेंबर्स वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग का राइट रहता है मेंबर्स के पास। देखो मेंबर्स के पास वोटिंग का राइट रहता है, मीटिंग में जाने का राइट रहता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर चीज को मैनेज करते हैं। बहुत सिंपल था। उसके बाद क्या है, यहाँ देखो म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट देखो, ये
इन अ फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या रहती है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है। मतलब एक पार्टनर कोई हरकत करता है, कोई ट्रांजेक्शन करता है तो सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाते हैं। अपन ने म्यूचुअल एजेंसी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या रहती है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है। क्या कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी रहती, बिल्कुल भी नहीं रहती। कंपनी में मेंबर्स, एक मेंबर दूसरे मेंबर को बाइंड नहीं कर सकता, दूसरे पे जिम्मेदारी नहीं आएंगी। सो इन अ कंपनी अ मेंबर इज नॉट अ एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और ऑफ अ कंपनी, हिज एक्शन डू नॉट बाइंड आइदर। किसी की भी जिम्मेदारी नहीं आएंगी, मेंबर ने कोई एक्शन किया, कोई भी हरकत किया तो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म सब मिलकर बिजनेस करते, अगर एक पार्टनर ने कोई हरकत किया सबकी लाइबिलिटी आ जाएगी। ओके, सो दिस इज पार्टनरशिप एंड कंपनी। देखो और एक पॉइंट समझ लो, यहाँ पे क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड रहता है। जो भी उनका रेशियो डिसाइडेड है 20%, 30%, उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयर हो जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका डिसाइडेड है उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में मेंबर्स को प्रॉफिट मिलता है क्या, डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे मिलता है। ठीक है, लेकिन हमेशा मिलना जरूरी है क्या, नहीं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, कंपनी को लगता है कि हाँ अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो डिविडेंड दिया जाता है, अगर उनको नहीं लगता है तो डिविडेंड नहीं दिया जाता। ठीक है, सो देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट अमंग इट्स मेंबर। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट बट जनरली नॉट द एंटायर प्रॉफिट बिकम डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द शेयर होल्डर्स ओनली डिविडेंड आर डिक्लेयर। यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। So people, we are done with difference between partnership and joint stock company. Next is another easy point is पार्टनरशिप एंड क्लब। अब इसको ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप एंड क्लब। व्हाट इज पार्टनरशिप, अपने को ऑलरेडी पता है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते बिजनेस करते, प्रॉफिट कमाते, और जहां पे म्यूचुअल एजेंसी रहती है उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जहां पे बिजनेस होता है, प्रॉफिट शेयर किया जाता है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। बट व्हाट इज क्लब, एग्जाम्पल सुना है क्या, स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब इज एग्जाम्पल ऑफ क्लब। उसके बाद रोटरी क्लब। ठीक है, तो ऐसे क्लब बनाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्लब नहीं बनाया जाता है। ये कुछ क्रिएशन एक्टिविटी, जैसे कि कुछ हॉबीज को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्लब बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक साथ आते, हेल्थ का प्रमोशन करते, इन्वायरमेंट का प्रमोशन करते, कुछ हॉबीज को प्रमोट करते, उसको बोला जाता है क्लब, उसको बोला जाता है क्लब। कभी हेल्थ को प्रमोट करते, कभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अ क्लब इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे क्या था, अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट but of promoting some beneficial purpose such as improvement of health or providing recreation of the members। बड़ा क्लब क्या होता है, क्लब एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब रहता है, देखो ऐसा नेटवर्किंग क्लब रहता है, हर चीज रहती है इसमें। वो क्या करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, कुछ हॉबीज को प्रमोट करते हैं, जैसे रोटरी क्लब हो गया, इन्वायरमेंट को प्रमोट करते, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते, कोई भी चीज इसमें आ सकती है। ठीक है, दिस आर क्लब। और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में सबको क्या बोला जाता है, पार्टनर बोला जाता है। सो इन अ पार्टनरशिप फर्म दे आर कॉल्ड द पार्टनर्स, लेकिन इस केस में मेंबर्स बोला जाता है, क्लब के केस में मेंबर्स बोला जाता है। पार्टनर्स हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। देखो जो पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी रहती है ना कहीं सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी रहती है, सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी रहती है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर। तो जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स की भी प्रॉपर्टी है, मिलजुल के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लब के केस में मेंबर ऑफ द क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। अगर क्लब के पास कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है, क्या एक मेंबर ऐसा बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी मैं घर पे लेके जा रहा, अपने नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि बच्चों वो जो क्लब में प्रॉपर्टी है वो मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं रहती, लेकिन आगे जाके जब फर्म डिसॉल्व होती है ना तो सारे पार्टनर्स को प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन क्लब के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। A change in a partnership of the firm affects its existence। सही बात है, अपन ने पहले पढ़ दिया था, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो फर्म डिसॉल्व भी हो सकती है। लेकिन क्लब के केस में कोई मेंबर आ रहा है, कोई मेंबर जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्लब के एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। A change in membership of a club does not affect its existence। मतलब कोई मेंबर आ रहा है, जा रहा है, क्लब को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई पार्टनर आ रहा है, जा रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को फर्क पड़ता है। ओके, वेरी सिंपल। Next, another simple point is partnership and HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब HUF क्या रहता है, HUF में क्या होता है, फैमिली बिजनेस रहता है। HUF में फैमिली बिजनेस रहता है, ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है इसका एग्जिस्टेंस। HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली बिजनेस रहता है। यहाँ पे जो हेड रहता है, जो बिजनेस का हेड रहता है, जो फैमिली मेंबर का हेड रहता है, उसको कर्ता बोलते हैं। और ये जो कर्ता है ना, सारे डिसीजन कर्ता लेता है, इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है उसको कर्ता बोलते हैं, और बाकी सारे मेंबर्स को को पार्स
पार्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स बोलते हैं। तो मैम ये फैमिली बिजनेस है, मतलब अगर कोई और चाइल्ड का बर्थ होता है, ठीक है, फैमिली में और कोई चाइल्ड का बर्थ होता है तो सीधा वो मेंबर बन जाएगा, सीधा मेंबर बन जाएगा। यहाँ पे अग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं रहती, सीधा वो मेंबर बन जाएगा। अगर कोई चाइल्ड का बर्थ होता है फैमिली में और उनके एचयूएफ रहती है, सीधा वो मेंबर बन जाएगा बिजनेस का, कोई अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको समझना। फैमिली इज क्रिएटेड नेसेसरीली बाय अग्रीमेंट, यहाँ पे अग्रीमेंट के थ्रू बनती है पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन बच्चों यहाँ पे अग्रीमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे होती है बाय स्टेटस, मींस इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। जैसे ही कोई चाइल्ड का बर्थ हो गया तो यहाँ पे वो सीधा मेंबर बन जाएगा एचयूएफ का। स्टेटस मतलब थ्रू द बर्थ और थ्रू अ फैमिली रिलेशन, इट इज नॉट बाय अग्रीमेंट। यहाँ पे अग्रीमेंट होती है, यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ द पार्टनर ऑर्डिनरी लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म सीधा डिसॉल्व भी हो सकती है, लेकिन एचयूएफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अगर कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद नहीं होने वाला। सो the death of the member in a HUF does not give rise to dissolution of the family business, यहाँ पे dissolution नहीं होता। All the partners are equally entitled to take in the partnership business, यहाँ पे हर कोई पार्ट लेता है बिजनेस में, हर कोई बिजनेस को मैनेज करता है। यहाँ पे यूजुअली बिजनेस के डिसीजन कौन लेता है? कर्ता करता है। The right of the management of the joint family business rests in the कर्ता, यहाँ पे कर्ता यूजुअली बिजनेस को मैनेज करता है, यहाँ पे हर कोई पार्ट लेता है। Who is the कर्ता? Head of the family is a कर्ता, head of the family is a कर्ता। Okay, next is एवरी पार्टनर कैन बाय एक्ट बाइंड द फर्म, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रहती है, यहाँ पे जो करता है ना एक्टिविटीज, वही बाइंड होती है फिर फैमिली बिजनेस पे। सो करता इज अ मेन पर्सन, अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है वो बाइंड हो जाएगा पूरे फैमिली बिजनेस पे। सो करता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कंट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली, क्योंकि सारे डिसीजन करता ही लेता है। यहाँ पे हर एक पार्टनर बाइंड कर सकता है, मतलब म्यूचुअल एजेंसी रहती है। इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, लेकिन इस वाले केस में कर्ता की जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, और को पार्टनर्स की टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो करता रहता है इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन सारे मेंबर्स की जितनी उसके शेयर है, जितना उनका शेयर रहता है उतनी उसकी लायबिलिटी रहती है, उसके ऊपर नहीं रहती। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ये गवर्न होता है, ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है एचयूएफ। उसके बाद जो छोटा बच्चा रहता है, जो माइनर रहता है, वो एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन फॉर द बेनिफिट पर्पस उसको एडमिशन मिल सकता है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो माइनर है, जो छोटा बच्चा है, वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन सबकी सहमति से, सबकी कंसेंट से उसका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उसकी पर्सनल लायबिलिटी कभी भी नहीं आएंगी। ये अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एचयूएफ में जैसे ही कोई चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा वो सीधा मेंबर बन जाएगा, उसको मेजोरिटी अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है। So in HUF business, a minor becomes a member of the ancestral business by an incidence of birth. He does not have to wait for attaining majority. उसको मेजोरिटी अटेंड करने की जरूरत नहीं, सीधा वो मेंबर बन जाएगा। इन अ केस ऑफ पार्टनरशिप नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 50, यहाँ पे कितने पार्टनर्स रहते हैं? मैक्सिमम 50। इन अ केस ऑफ पार्टनरशिप नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 50, यहाँ पे कितने पार्टनर्स रहते हैं? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रहते हैं। अपन ने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में, मिनिमम 2 रहते हैं, मैक्सिमम 50 रहते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट। लेकिन एचयूएफ में अनलिमिटेड मेंबर्स रह सकते हैं, मतलब जैसे ही कोई चाइल्ड का बर्थ हो गया फैमिली में वो मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे अनलिमिटेड रह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? सबका जो शेयर रहता है वो फिक्स रहता है, 20%, 30%, सबका शेयर क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? डिफाइन शेयर, मतलब सबका शेयर फिक्स रहता है पार्टनरशिप फर्म के केस में, लेकिन यहाँ पे किसी का भी शेयर फिक्स नहीं रहता है। देखो, हिज इंटरेस्ट इज फ्लक्चुएटिंग वन, मतलब चेंज होते रहता है। मैम कैसे चेंज होगा? अगर कोई चाइल्ड का बर्थ हो गया फैमिली में, मतलब क्या होगा? बाकी लोगों का शेयर कम हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड को भी शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे चेंज होते रहता है शेयर। देखो, इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज बाय द डेथ, जैसे किसी की डेथ हो जाएगी सबका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। इन अ फैमिली डिमिनिश बाय बर्थ इन द फैमिली, और जैसे किसी का बर्थ हो गया सबका शेयर कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे बर्थ और डेथ पे हर चीज चलती है। अगर किसी का बर्थ हो गया बाकी लोगों का शेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर किसी की डेथ हो गई बाकी लोगों का शेयर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बर्थ और डेथ पे सब चीजें चलती है, शेयर चेंज होते रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है। This was the difference between the HUF and a partnership firm. I hope this is very much clear to you. बेटा ये बहुत सिंपल पॉइंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपन और डिटेल में जाए। जितना इंपॉर्टेंट था तुमको बता दिया, इतना टेंशन मत लो, तुम बस बेसिक कंसेप्ट को समझ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे ज्यादा अपने को डिटेल में जाने की जरूरत है। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे हमने डिटेल में बता दिया। ओके, सो
पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। अब इसको समझना, पार्टनरशिप क्या रहता है, देखो अपने को ऑलरेडी पता है, पार्टनरशिप मतलब बिजनेस होता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है, अग्रीमेंट किया जाता है। सो पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Co-ownership may arise either from agreement or by the operation of laws such as by inheritance. What is inheritance? मतलब विरासत, विरासत यहाँ पे अग्रीमेंट के थ्रू भी co-ownership होती है या फिर विरासत से भी आ सकती है। मैम इसका मतलब क्या है? What is co-ownership? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ कोई प्रॉपर्टी को ओन करते उसको co-ownership बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ प्रॉपर्टी को ओन करते हैं उसको co-ownership बोलते हैं, उसको co-ownership बोलते हैं। अग्रीमेंट के थ्रू भी वो एक साथ खरीद सकते हैं। मैं और मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड का नाम पूजा है, पूजा और मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेस किया, मतलब हमने क्या किया, अग्रीमेंट के थ्रू कर दिया, ये अग्रीमेंट वाला पार्ट हो गया। लेकिन को ओनरशिप आ सकती है बाय इनहेरिटेंस भी, इनहेरिटेंस मतलब विरासत भी। एग्जांपल, अभी फादर है, ठीक है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अब जैसे ही फादर की डेथ हो जाएगी, प्रॉपर्टी किसको जाती है, बच्चों को जाती है। तो विरासत मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी उनके बच्चों की बन गई। उनके दो बेटे थे, दोनों बेटों को प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। अब दोनों बेटे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के ओनर हो जाएंगे, इसी को को ओनर्स बोलते हैं। जब कोई प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर रहते हैं उनको को ओनर्स बोला जाता है। अब ये ओनर कैसे बने, इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब विरासत के थ्रू। जैसे ही फादर की डेथ हो गई, उनकी विरासत मतलब उनकी प्रॉपर्टी उनके बच्चों को चली गई, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। आर यू गेटिंग? तो इनको को ओनर्स बोला जाएगा। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी रहती है, पार्टनरशिप के केस में। अ को-ओनर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर को-ओनर्स, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहती। मतलब बेटा क्या होता है पता है, अब देखो ये फादर की प्रॉपर्टी थी, तो फादर ने क्या किया, 50% इसको दिया शेयर, 50% इसको दिया। तो क्या करेगा, ये अपना पार्ट हैंडल करेगा, अब ये जो भी अपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहा है, क्या इसको अफेक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहती। पार्टनरशिप फॉर्म में अगर एक पार्टनर ने कोई हरकत किया ना, सारे पार्टनर्स बाइंड हो जाते। यहाँ पे डिसीजन लेगा अपने प्रॉपर्टी के लिए, अब भी ये खुद के लिए डिसीजन ले रहा है, इसको क्यों अफेक्ट करेगा, सेम चीज है। देयर इज कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए जाते हैं। को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जनरली शेयर नहीं होते या फिर हो भी सकते, अपनी मर्जी रहती है, उनकी मर्जी रहती है, ठीक है। क्योंकि देखो सबको अपना अपना शेयर मिल चुका है, वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कोई खुद यूज करेगा, कोई रेंट पे देगा, अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। A share in a partnership is transferred by the consent of other partners, यहाँ पे अगर कोई पार्टनर अपना शेयर सेल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, अब मुझे उस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं रहना है, मुझे अपना शेयर सेल करना है, तो मुझे बाकी पार्टनर को बताना तो पड़ेगा, कंसेंट तो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अ को ओनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट्स इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स, यहाँ पे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, विदाउट द कंसेंट। अभी देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इसको 50% प्रॉपर्टी मिली, इसको 50% प्रॉपर्टी मिली, तो क्या आगे जाके ये कर सकता है, अपनी 50% प्रॉपर्टी खुद सेल कर सकता है। इसको क्या इसकी परमिशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना लॉ बोलता है इसकी 50% प्रॉपर्टी है, इसकी 50% प्रॉपर्टी है, ये अपना पार्ट सेल कर सकता है, उसको किसी और की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लास्ट पार्ट इज, नेक्स्ट इज पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। अब इसको समझना, लास्ट वाला पार्ट पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन। पार्टनरशिप क्या रहता है, अपने पढ़ लिया था, पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे अग्रीमेंट होती है, बिजनेस होता है, प्रॉफिट शेयर किया जाता है, म्यूचुअल एजेंसी रहती है, दैट इज पार्टनरशिप। एसोसिएशन क्या रहता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि चैरिटी के लिए काम करना, सोसाइटी का भला करना, जैसे बहुत सारे एसोसिएशन रहते हैं जो क्या करते हैं, पुअर पीपल को क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, हाउस प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, दे आर द एसोसिएशन। इनके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रहता प्रॉफिट कमाने का, इनका इंटेंशन रहता है प्रॉफिट कमाने का। सो पार्टनरशिप इन्वॉल्व सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब म्यूचुअल एजेंसी रहती है जहां पे बिजनेस होता है, जहां पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। ओके, ये क्या है, ये म्यूचुअल एजेंसी है, ओके, जहां पे बिजनेस है, जहां पे प्रॉफिट होता है। दिस इज पार्टनरशिप फर्म। एसोसिएशन इवॉल्व्स आउट ऑफ सोशल कॉज, देखो यहाँ पे सोसाइटी का भला किया जाता है, एंड देयर इज नो नेसेसरली मोटिव टू अर्न, यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं रहता प्रॉफिट कमाने का और प्रॉफिट शेयर करने का। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इन बिजनेस फॉर गेन, यहाँ पे बिजनेस नहीं किया जाता है खुद की भलाई के लिए, यहाँ पे चैरिटी पर्पस के लिए किया जाता है यूजुअली।
member of charitable society or religious association or an improvement scheme or a building corporation or a mutual insurance society, a trade protection association। ये सारे एग्जांपल एसोसिएशन के हैं। इन शॉर्ट ये क्या है, ये सोसाइटी का भला करते। चैरिटेबल सोसाइटी मतलब सोसाइटी का भला करना, रिलीजियस एसोसिएशन मतलब कोई रिलीजन को सपोर्ट करना, जैसे कि हिंदू एसोसिएशन होता है, मुस्लिम एसोसिएशन होता है, अपने अपने रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है सोसाइटी का भला करना, कुछ तो इंप्रूवमेंट करना सोसाइटी में, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। इनका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रहता प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, बिजनेस करना, मतलब खुद के भलाई के लिए एसोसिएशन नहीं करते, लोगों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है, और पार्टनरशिप फॉर्म खुद की भलाई के लिए, खुद के फायदे के लिए पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किया जाता है। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अपन ने हर एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया बेटा। जो मैंने हर चीज एकदम डिटेल में पढ़ा है, जिसपे ज्यादा फोकस किया ना, इंस्टीट्यूट वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, और जो चीजों को मैंने थोड़ा सा तुमको ऊपर ऊपर से पढ़ा के थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी हूँ, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना मैंने लेक्चर में समझाया है दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसी को पढ़ के निकालो, इसी चीज को रिवाइज करो, देखना तुमको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुमको हर चीज एग्जाम में समझ में आ जाएंगी। मैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, और हर चीज में ऐसे सोचो कि बच्चों को भी एग्जाम देना है, उसके हिसाब से उनको क्या क्या आना चाहिए, जो तुमको आना चाहिए उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तुम कॉन्फिडेंटली जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करो, देखना तुमको लास्ट में सारे आरटीपी, एमटीपी, पास क्वेश्चन पेपर, हर चीज तुमको जमने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको हर चीज पढ़ा रही हूँ। इससे ज्यादा अगर डिटेल में जाऊंगी तो हो जाएगा कि अपने को बहुत टाइम लगेगा, और इतना भी जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेक्चर को तुमने अच्छे से देखा ही रहेगा, तुमको लेक्चर पसंद आया ही रहेगा, तो बेटा लेक्चर को जरूर लाइक करना, कमेंट करना लेक्चर पे, आपको जैसा भी लेक्चर लगा। डू गिव योर फीडबैक, डू गिव योर कमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जहां पे अपन पढ़ेंगे पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन वो वाले यूनिट की हर एक लाइन को, हर एक सेक्शन को, हर एक पॉइंट को एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चन पूछती है। बहुत ही मजेदार तरीके से यूनिट नंबर 2 भी पढ़ेंगे। सो पीपल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे।